अध्याय 61। यांग युआन। मो वानहे ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उन्हें तुरंत अपनी बेटी के साथ बीते दिनों में हुई सभी मुलाकातों की याद आ गई। उनमें से किसी का भी नाम यांग युआन नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी ही उन्हें एक बात समझ में आ गई। यांग युआन नाम का यह व्यक्ति निश्चित रूप से असली मास्टरमाइंड नहीं है। जी हाँ, सही है। सुरक्षा ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का यह छात्र यांग युआन पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है। ऑनलाइन गेम के प्रति अत्यधिक जुनून के कारण उसे एक बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से नाम वापस लेने की सलाह भी दी गई थी। हालांकि बाद में उसने दोबारा कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। असल बात पर आओ। ओह, यानफी का चेहरा तुरंत थोड़ा शर्मिंदा हो गया। सुरक्षा ब्यूरो ने यांग युआन के बैंक कार्ड की जांच की और पाया कि डाक भेजने से पहले और बाद में उसे 2 बार धन हस्तांतरण प्राप्त हुआ, एक बार 50,000 युआन और दूसरी बार 100,000 युआन। लेकिन ये सभी धन विदेशी खातों से आए थे। वर्तमान में सुरक्षा ब्यूरो का आर्थिक जांच विभाग इन दोनों धन खातों की पूरी तरह से जांच कर रहा है। ओह, मो वानहे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वाकई, उसकी बेटी को निशाना बनाकर की जा रही यह ऑनलाइन बदमाशी इतनी आसान नहीं थी। जब वे बात कर रहे थे, तब तक उनका समूह हवाई अड्डे के गलियारे से गुजरकर निकास द्वार पर पहुंच चुका था। जैसे ही वे कार में बैठने वाले थे, राष्ट्रपति मो ने अचानक यानफी से एक सवाल पूछा। मेरी बेटी अब कैसी है? कहा, हमारे एम विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से राजनीतिक शिक्षा कार्यालय के निदेशक और प्रोफेसर लू हुइक्सिन को मुलाकात के लिए भेजा था। चेन जून ऑनलाइन उत्पीड़न से अप्रभावित रही हैं, उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी लग रही है। मो वानहे ने सिर हिलाया। उसे हमेशा से चेन जून पर पूरा भरोसा था। उनकी बेटी, जिसे उन्होंने बचपन से ही बड़ी सावधानी से पाला पोसा था, न केवल पढ़ाई में निपुण थी, बल्कि चरित्र निर्माण और मानसिक दृढ़ता में भी उसे विशेष प्रशिक्षण प्राप्त था। यह कहा जा सकता है कि अपनी बेटी के पालन पोषण में, रसोई में खाना पकाने के लिए कोई विशेष आवश्यकता न रखने के अलावा, उन्होंने लगभग किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया था। यहां तक कि जंगल में जीवित रहने के कौशल में भी चेन जून असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और चेन जून के दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे, स्वस्थ और बहुत प्यारे हैं। अच्छा, 1 मिनट रुको, तुमने क्या कहा? यहाँ फ्यून ग्रुप की अध्यक्ष, जो अभी अभी कार में बैठने के लिए मुड़ी थी, रुक गईं। अगले ही पल उन्होंने आश्चर्य से धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और डायरेक्ट यान को देखा, जो अभी अभी मुड़कर कार में बैठ चुकी थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह अकेली नहीं थी जो हैरान दिख रही थी, वहां मौजूद एम यूनिवर्सिटी के कर्मचारी भी असमंजस में थे। आखिर हुआ क्या? तुरंत ही निर्देशक यान, थोड़ा असहज महसूस करते हुए, कार से बाहर निकले और मो वानहे को घबराहट भरी नजरों से देखने लगे। क्या मैंने अभी कुछ गलत कह दिया? उसके मुंह से अभी अभी निकले सारे शब्द एक पल में कौंध गए। वह जल्दी से फिर खड़ा हो गया। ओह, मुझे माफ करना, अगर मैंने अभी कुछ अनुचित कह दिया हो, तो कृपया राष्ट्रपति मो, मुझ पर नरमी बरतें। आपने अभी अभी क्या कहा? मो वानहे उसे घूर रही थी, उसकी फीनिक्स जैसी आंखें एक भयावह तीव्रता से चमक रही थीं। ओह, मैंने कहा, अगर मैंने कुछ भी अनुचित कहा तो? नहीं, उससे पहले वाला वाक्य। ओह ओह, मैंने कहा था कि चेन जून और उसके दोनों बच्चे ठीक हैं और इस ऑनलाइन बदमाशी से प्रभावित नहीं हुए हैं। 2 शिशु। मो वानहे ने हैरानी से पीछे मुड़कर अपने बगल में खड़ी अपनी निजी सहायक की ओर देखा, जो खुद भी उलझन में थी। उसने यानफी से कहा, हमारी छोटी मालकिन का नाम चेन जून है, जिनके नाम के आगे वांग लगा है। आपने नाम में कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं, बिल्कुल सही। यानफी और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया और जल्दी से बोला, आपकी बेटी चेन जून हमारे एम विश्वविद्यालय में हमेशा से बहुत मशहूर रही है। स्नातक होने के बाद भी कॉलेज और यहाँ तक कि पूरे एफ सिटी यूनिवर्सिटी टाउन में उसकी लोकप्रियता बहुत अधिक बनी हुई है। लेकिन मो वानहे के बगल में खड़ी युवा सहायक ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हमारी मालकिन के कोई बच्चे नहीं हैं। उनकी शादी नहीं हुई है और उनका कोई प्रेमी भी नहीं है। उन्हें बच्चे कहाँ से मिलेंगे? अरे, एम यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, यह सोचते हुए कि कहीं उन्होंने उस व्यक्ति को पहचानने में गलती तो नहीं कर दी। केवल यानफी को ही कुछ समझ आया। वह हिचकिचाया और मो वानहे से बोला, राष्ट्रपति मो, आपने अपनी बेटी को आखिरी बार कब देखा था? देश और विदेश दोनों में ख्याति प्राप्त यह प्रसिद्ध व्यवसायी महिला कुछ पल के लिए रुक गई। उसे एक क्षण के लिए भी याद नहीं आ रहा था कि उसने अपनी बेटी को आखिरी बार कब देखा था। पिछले साल अगस्त में उसने मुझे बताया था कि अनुसंधान संस्थान उसे साल के उत्तरार्ध में एक परियोजना के लिए अमेरिका भेज रहा है। तब से ज्यादा मेरी उससे फोन पर वीडियो कॉल के जरिए ही बातचीत हुई है। यह कहा जा सकता है कि माँ और बेटी के बीच लगभग हर वीडियो कॉल या वॉयस कॉल का अंत अप्रिय होता था, क्योंकि चाहे उसकी बेटी उसे फोन करे या वह अपनी बेटी को फोन करे, नतीजा लगभग हमेशा एक ही होता था।
हर बार उनकी बातचीत अनिवार्य रूप से उन लड़कों के इर्द गिर्द घूमती थी जो उसकी बेटी के आसपास दिखाई देते थे। हाल के वर्षों में भले ही कई बार उसकी बेटी किसी के व्यक्तित्व या उनके पारिवारिक व्यवसाय के बारे में उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं होती थी, फिर भी मो वानहे अपनी सबसे अच्छी दोस्त ली शानशान से संपर्क करके मामले में हस्तक्षेप करवा सकती थी। ली शानशान आसानी से चेन जून से संपर्क करने वाले लड़कों की असलियत उजागर कर सकती थी। इस मामले में ली शानशान ने उसके साथ गठबंधन कर लिया, क्योंकि वह भी मानती थी कि बुरे इरादों या चरित्र वाले लड़के चेन जून के लिए अच्छे साथी नहीं हैं। पिछले साल अगस्त, लगभग 1 साल हो गया, यानफी को अपने अनुमान पर और भी यकीन हो गया और उसने विनम्रता से याद दिलाया, राष्ट्रपति मो, आप खुद अपनी बेटी को वीडियो कॉल क्यों नहीं कर लेते? एक गहरी सांस लेते हुए मो वानहे ने अपने दिल में उठ रही बेचैनी और सदमे को दबाने के लिए लगभग अपनी पूरी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया और शांत भाव से डायरेक्ट यान की ओर देखा। कोई बात नहीं, पहले आइए इस ऑनलाइन उत्पीड़न से निपटें। हम एफ सिटी गैरिसन कमांड जा रहे हैं। ठीक है। जैसे ही मो वानहे एफ सिटी शाखा द्वारा भेजी गई व्यावसायिक कार में बैठी, एम विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी तुरंत अपनी कारों में बैठ गए। काफिला एफ सिटी गैरिसन कमांड की ओर तेजी से बढ़ने लगा। जियो हुआन। कार के अंदर मो वानहे की शांत आवाज सुनाई दी। उनके बगल में बैठी उनकी निजी सहायक के दिल में थोड़ी सी जकड़न महसूस हुई और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, राष्ट्रपति मो, क्या आपको लगता है कि जियाओ जून? ओह, युवा सहायक ने कुछ पल के लिए असमंजस में पड़कर अपना मुंह खोला। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने सोच समझकर शब्द चुने, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? छोटी मालकिन। छोटी मालकिन हमेशा अनुसंधान संस्थान के शोध कार्य में व्यस्त रहती हैं और उनका कोई प्रेमी नहीं है। उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं? यह सही है। मो वानहे का स्वर उदास था। उसने अचानक कहा, शाओ हुआन, तुम मेरे साथ कब से हो? यह सुनकर शियाओ हुआन का दिल तुरंत घबरा गया और उसने कुछ आशंका के साथ कहा, राष्ट्रपति मो, मैं 3 साल से आपके साथ हूं। मुझे माफ कर दीजिए। आपको यह विचार कहां से मिला? मो वानहे मुस्कुराई, आगे बढ़कर उनके कंधे पर थपथपाया। अगर यह सच है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शियाओ जून मेरी बेटी है। अगर वह सच में कुछ करना चाहती है, तो मैं उसे रोक नहीं सकती, और आप तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती थी, आप शियाओ जून को इतने सालों से जानती हैं, आपको क्या लगता है कि उसे मेरे द्वारा उसके लिए चुने गए साथी क्यों पसंद नहीं आते? अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। अध्याय 62, राष्ट्रपति मो की बेचैनी। जिन युवा प्रतिभाओं की उन्होंने सिफारिश की थी, उनमें से कौन सा लड़का उनके आसपास मौजूद लड़कों से बेहतर नहीं था? चाहे चरित्र की बात हो या पारिवारिक पृष्ठभूमि की, हर कोई पिछले वाले से श्रेष्ठ था। इसके अलावा वे विनम्र, सादगीपूर्ण, अपने करियर के प्रति समर्पित और बड़े सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत थे। शियाओ जून उनकी अथक मेहनत को क्यों नहीं समझ पा रही थी? शियाओ हुआन को राष्ट्रपति मो के प्रश्न का उत्तर देना नहीं आता था, इसलिए वह केवल टालमटोल वाला जवाब ही दे सकी। ओह, यंग मिस सचमुच असाधारण हैं। उनमें कई ऐसी खूबियां हैं जो मुझ में नहीं हैं, खासकर उनका शांत स्वभाव और आत्मनिर्भरता। राष्ट्रपति मो, जरूर कोई गलती हुई है। यंग मिस के लिए इतनी जल्दी बच्चे होना असंभव है। वह इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली हैं, वह इतनी आसानी से किसी से शादी कैसे कर सकती हैं? नाजुक क्षण में वह चुप हो गई और उसने किसी पुरुष को ढूंढकर बिना शादी के बच्चे पैदा करना जैसे वाक्य बोलने से खुद को रोक लिया। यह असंभव है। शायद वे दोनों बच्चे किसी और के हैं और वे कुछ समय के लिए ही उस युवती के पास हैं। विशेषकर उसकी शांति और स्वतंत्रता। इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली। ये शब्द सुनकर मो वानहे एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। अपनी बेटी की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को लेकर एक मां के रूप में उन्हें कभी कोई संदेह नहीं था। बचपन से ही अपने अपने करियर के कारण वे और उनके पति लगातार अपनी बेटी के साथ नहीं रह पाते थे, जिसके कारण उसने बहुत कम उम्र से ही अकेले रहना सीख लिया था और इसी से उसका स्वतंत्र और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व विकसित हुआ। लेकिन उनकी बेटी कितनी शांत थी, यह बात वह सबसे बेहतर जानती थी। चेन जून स्वभाव से शांत स्वभाव की नहीं थी, और एक बार आवेग में आकर कोई काम कर बैठती तो वह इतने खतरनाक कदम उठाती कि 9 बैल भी उसे रोक नहीं पाते। कार में बैठी मो वानहे जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उतनी ही ज्यादा बेचैन होती गई। जी हाँ, पिछले साल अगस्त के अंत में शियाओ जून ने सचमुच उसे फोन किया था। उसे ठीक विषय याद नहीं है, लेकिन उस फोन कॉल के दौरान उस मां ने अपने आसपास के एक लड़के के बारे में नवीनतम जानकारी और चरित्र विश्लेषण बताया था। उस फोन कॉल के दौरान उसकी बेटी ने पहली बार उसे टोका नहीं और न ही कोई बहस छेड़ी। उसने बस शांति से सुना और अंत में कहा, क्या बात खत्म हुई? अच्छा, मैं समझ गई। बात करने के बाद उसने फोन काट दिया। कहावत है कि बेटी को उसकी मां से बेहतर कोई नहीं जानता।
फोन के तुरंत बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। उस बातचीत के दौरान उसकी बेटी की शांत प्रतिक्रिया असामान्य थी। मोवानहे ने पहले तो एफ शहर जाकर उससे मिलने का सोचा था, लेकिन काम के बोझ के कारण उसे अपनी इस छोटी सी चिंता पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। मोवानहे चुपचाप बैठी रही, पिछले साल से लेकर अब तक अपनी बेटी के साथ हुई तमाम बातचीत को याद करती रही। उसके दिल में आशंका बढ़ती ही जा रही थी। नहीं, शाओ जून ऐसा नहीं करेगी। जरूर कोई गलती हुई है, जरूर कोई गलती हुई है। शायद वह मुझे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर बच्चे होने का नाटक कर रही थी। हाँ, यही बात होगी। यह सोचकर मोवानहे को थोड़ी राहत मिली। ऐसा ही होना चाहिए। उसकी बेटी इतनी स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी थी, वह यूं ही किसी लड़के को ढूंढकर बिना शादी के बच्चा कैसे पैदा कर सकती थी। असंभव, बिल्कुल असंभव। मोवानहे ने खुद को संभाला और अपना ध्यान साइबरबुलिंग की घटना पर वापस केंद्रित किया। उसने बगल में खड़ी अपनी सहायक की ओर देखा। शाओ हुआन, मैंने तुमसे कहा था कि हमारे आने से पहले उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लो। क्या वह तैयार है? राष्ट्रपति मो, सब कुछ व्यवस्थित है। सहायक ने तुरंत अपने पास से एक हुआवेई टैबलेट उठाया और उसे सौंप दिया। टैबलेट पर मौजूद तस्वीरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे हाल ही में ली गई हैं। इसके अलावा पारिवारिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक प्रदर्शन से लेकर चरित्र और व्यक्तित्व विश्लेषण तक की सभी व्यक्तिगत जानकारी स्पष्ट रूप से विस्तृत थी। क्या तुमने इसे तैयार किया था? जी हाँ, राष्ट्रपति मो। यह तो आपकी बहुत अच्छी सोच थी। मोवानहे ने संतुष्टि से सिर हिलाया और सहायक को प्रशंसा भरी नजर से देखा। उसने सोचा था कि सहायक केवल उसके द्वारा दिए गए दस्तावेजों को प्रिंट कर देगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह जानकारी को इस तरह से व्यवस्थित करेगी, प्रस्तुत करेगी और यहाँ तक कि विषयों की हालिया जीवन शैली की तस्वीरें भी विशेष रूप से शामिल करेगी। यह देखने में आकर्षक और समझने में आसान था। कुछ नहीं था, मैंने बस फाइलों को व्यवस्थित किया था, सहायक ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर हिलाते हुए राष्ट्रपति मो ने हुआवेई टैबलेट पर अपनी निजी फाइलों को देखना शुरू किया। उनकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। बिल्कुल सही। यहाँ विमान में चढ़ने से पहले ही उसे यह एहसास हो गया था कि इस साइबरबुलिंग घटना का निशाना बहुत स्पष्ट और विशिष्ट था। हालांकि उसके आने से पहले एफ सिटी गैरिसन कमांड और एम यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया था कि संदेश पोस्ट करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया गया था। लेकिन मोवानहे ने कुछ देर सोचने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का छात्र यांग युआन ही बलि का बकरा है। पर्दे के पीछे छिपे व्यक्ति ने संभवतः बहुत पहले ही सबूतों के सभी सुराग मिटा दिए थे और शायद यांग युआन को किसी ने विशेष रूप से इस तरह का काम करने के लिए नियुक्त किया था। दूसरे शब्दों में कहें तो भले ही सुरक्षा ब्यूरो के कर्मी सुरागों का पीछा करने और यांग युआन के पीछे के षड्यंत्रकारी को पकड़ने में सक्षम हो, फिर भी वे असली मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा पाएंगे। विमान के उतरते ही राष्ट्रपति मो के विश्वासपात्र ने एक संदेश भेजकर पुष्टि की कि उन्होंने फ्यून ग्रुप के प्रतिस्पर्धियों की जांच पूरी कर ली है और यह सत्यापित किया है कि यह उनका काम नहीं था। इसलिए जिसने भी यह कृत्य किया है वह चेन जून का कोई करीबी होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उससे हितों का टकराव हो या भावनात्मक संबंध हो। और संयोगवश उसके पास चेन जून के आसपास पहले दिखाई देने वाले हर लड़के की फाइलें और विश्लेषण मौजूद थे, जिनमें पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक प्रदर्शन से लेकर नैतिक चरित्र तक सब कुछ शामिल था। बेशक उसे निशाना बनाने वाला व्यक्ति पुरुष ही नहीं बल्कि कोई लड़की भी हो सकती है। इस पहलू के संबंध में मोवानहे के एक सक्षम विश्वासपात्र पहले से ही जानकारी जुटा रहे थे और जांच कर रहे थे, और उन्हें विश्वास था कि जल्द ही उन्हें एक संतोषजनक परिणाम प्रदान किया जाएगा। विश्व स्तर पर सीमित संख्या में उपलब्ध यह लग्जरी सेडान कार एकदम सपाट डामर की सड़क पर चल रही थी। मोवानहे चुपचाप हुआवेई टैबलेट पकड़े हुए स्क्रीन पर लिख और चित्र बना रही थी। लगभग 20 मिनट बाद उसने आखिरकार इन 20 से अधिक युवाओं की फाइलों की समीक्षा पूरी कर ली और टैबलेट सहायक को वापस सौंप दिया। यहाँ सूचीबद्ध सभी लोगों की जांच होनी चाहिए, लेकिन जिन 2 लोगों पर मैंने घेरा बनाया है उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लोगों को भेजो। समझ गया, मैं तुरंत संदेश भेज दूंगा। निजी सहायक ने तुरंत कंप्यूटर लिया और समूह के अंतर्गत आने वाली एक सूचना परामर्श कंपनी से संपर्क करना शुरू कर दिया। जैसे ही हुआवेई टैबलेट मुझे सौंपा गया, स्क्रीन पर घेरे गए 2 नामों में से एक नाम स्पष्ट रूप से चेन मेई था। ... डिंग डोंग। वीचैट पर एक नोटिफिकेशन आया। आराम से लेटी हुई और आनंद ले रही होंग यंग ने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाया, फोन की स्क्रीन पर नजर डाली और चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव लाते हुए तुरंत फोन उठाकर देखने लगी। उसकी माँ यहाँ है। सावधान रहें, अपने हाथ साफ रखें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी काम अधूरा न रह जाए। समझ गया, चिंता मत करो भाई चेन। चाहे वो वीचैट चैट लॉग हो या बैंक ट्रांसफर, उन लोगों ने सब कुछ बहुत साफ सुथरा रखा है। वे पेशेवर हैं, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। फ्यून ग्रुप का मोवानहे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ, मैं सावधान रहूंगा।
युवा मास्टर होंग ने हल्के से सिर हिलाया, उनकी आंखों में बेफिक्री झलक रही थी। उनके विचार में सुरक्षा ब्यूरो ज्यादा से ज्यादा केवल उन भाड़े के लोगों का ही पता लगाएगा, और उनका पक्ष तो पूरी तरह से बेगुनाह साबित हो चुका था। अगर वे उन्हें ढूंढने भी आते तो भी कोई फायदा नहीं होता। अध्याय 63, कुछ गड़बड़ है। लगभग आधे घंटे में मो वानहे और उनके साथ आए लोग एम विश्वविद्यालय पहुंच गए। जैसे ही वे कार से उतरे, एम विश्वविद्यालय के पूर्व डीन चेन वेई उनका अभिवादन करने आए और मो वानहे से हाथ मिलाते हुए बोले, राष्ट्रपति मो, मुझे खेद है कि आज आपसे इस तरह मुलाकात हुई। डीन चेन, तुम मुझे जानते हो। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी की रक्षा करने आया हूँ। मो वानहे ने हल्की सी मुस्कान दी। इस घटना के लिए मुझे बहुत खेद है। हमारा एम विश्वविद्यालय इस मामले की तह तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। बूढ़े डीन ने भी राहत की सांस ली। जब तक दूसरा पक्ष स्पष्टीकरण मांगने के लिए यहाँ नहीं आया था, तब तक सब ठीक था। फिर उन्होंने बगल में बैठे राजनीतिक और शैक्षिकी मामलों के कार्यालय के निदेशक वांग यू की ओर देखा। निदेशक वांग तुरंत आगे बढ़े और मो वानहे से कहा, राष्ट्रपति मो, कृपया इधर आइए। मैं आपको सुरक्षा ब्यूरो और हमारे एम विश्वविद्यालय द्वारा यांग युआन से की जा रही पूछताछ के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। ठीक है। इसके बाद उनका समूह विश्वविद्यालय के गेट से निकला और यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित सुरक्षा ब्यूरो की ओर शान से आगे बढ़ा। यांग युआन से पूछताछ वहीं हो रही थी। आखिरकार इसमें एम विश्वविद्यालय और दक्षिण पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दोनों शामिल थे, इसलिए यहां पूछताछ करने से दोनों विश्वविद्यालयों के प्रमुखों के लिए पूछताछ की प्रगति और मामले के घटनाक्रम की जांच करना सुविधाजनक हो गया। सुरक्षा ब्यूरो पहुंचते ही मो वानहे ने एम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच एक परिचित चेहरा देखा, जिसे उसने अभी अभी गौर से देखा था। वह थोड़ी देर रुकी और उसे कुछ और बार देखा। उद्धरण चिन्ह ... राष्ट्रपति मो, मैं चेन मेई हूँ, हमारे एम विश्वविद्यालय की वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष। उसके साथ मौजूद वांग यू ने उसकी नज़र को भांप लिया और तुरंत अपना परिचय दे दिया। ओह, राष्ट्रपति मो ने अनन्य भाव से सिर हिलाया, चेन मेई को ध्यान से देखते हुए उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उनके दिल में एक अवर्णनीय अंतर्ज्ञान जागा। भीड़ में चेन मेई को काफी समय से इस महत्वपूर्ण व्यक्ति की निगाहों का एहसास हो रहा था। हालांकि उसका मन दृढ़ था और उसकी मनोवैज्ञानिक क्षमता बेहद मजबूत थी, राष्ट्रपति मो की निगाहों का सामना करते समय उसका व्यवहार बहुत स्वाभाविक था, फिर भी उसके मन में बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जी हाँ, इस बार एम यूनिवर्सिटी फोरम पर वह थ्रेड उसी ने पोस्ट किया था, लेकिन उसका निशाना चेन जून नहीं, बल्कि वू जियांगताओ था। उनके अनुमान के अनुसार अगर चेन जून प्रभावित भी होते हैं, तो शियाओ होन का पक्ष इंटरनेट ट्रोल्स का इस्तेमाल करके जनमत को प्रभावित कर सकता है और वू जियांगताओ को सटीक निशाना बना सकता है। चेन जून पर थोड़ा बहुत असर भी पड़ता है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि ऑनलाइन मची यह हलचल उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी, जिसके परिणामस्वरूप इतना बड़ा बदलाव आया। अब वे किसे दोष दें? क्या वे चेन जून को दोष दे सकते हैं कि वह बहुत ही असाधारण और खूबसूरत थी, जिसने जनमत की इस हलचल को गलत दिशा में मोड़ दिया? चेन मेई ने उनकी निगाहों को अनदेखा करने का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि अध्यक्ष मो अपने वरिष्ठ अधिकारी से कुछ कहने के लिए मुड़े। तुरंत ही वांग यू मुड़ा और उसे आवाज दी, जियो चेन, जियो चेन। इस समय चेन मेई, जो बगल में बैठे अपने सहपाठी से बातचीत और हंसी में मग्न थी और असाधारण लग रही थी, अचानक उसके दिल में एक झंझनाहट हुई। उसने तुरंत मुड़कर देखा, और इस समय उसके अभिनय कौशल लाजवाब थे। उसने कुछ आश्चर्यचकित भाव से कहा, आह, निर्देशक महोदय, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? यहाँ आओ। वांग यू ने उसे इशारा किया। ओह, चेन मेई तेजी से चलकर वहां पहुंची। निर्देशक वांग, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? हे, नहीं। निदेशक वांग मुस्कुराए और जल्दी से परिचय कराया, यह अध्यक्ष मो हैं। वह आपसे हमारे विश्वविद्यालय में चेन जून की स्थिति के बारे में पूछना चाहती हैं। अरे, नमस्कार अध्यक्ष मो, मैं चेन मेई हूँ। अगर आपको कुछ भी जानना हो तो मुझसे पूछिए। मैं सीनियर शियाओ जून की दोस्त भी हूँ। हमारे पूरे विद्यार्थी संघ को उनके हालिया अनुभव से बहुत गुस्सा है। चेन मेई, जो चलकर पास आया, उसने बहुत ही सामान्य व्यवहार किया। उसकी आंखों में दिख रही प्रशंसा और बोलते समय उसका थोड़ा घबराया हुआ हाव भाव उसे एक आम विश्वविद्यालय छात्र जैसा बना रहा था। लेकिन इस समय न केवल मो वानहे को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, बल्कि वांग यू ने भी चेन मेई को कुछ संदेह भरी नजरों से देखा और मन ही मन बुदबुदाया, यह ठीक नहीं है। पहले यह व्यक्ति हमेशा बहुत शांत रहता था। शहर के नेताओं के सामने भी उसका व्यवहार स्थिर और गरिमा में होता था, और वह स्पष्ट और सटीक रूप से बोलता था, न कि जैसा वह अब उत्तेजित है। लेकिन फिर निदेशक वांग की सोच बदल गई। शायद यह व्यक्ति राष्ट्रपति मो का प्रशंसक था। राष्ट्रपति मो ने 30 से अधिक वर्षों तक व्यापार जगत पर अपना दबदबा बनाए रखा है, फ्यून ग्रुप की स्थापना की है और घरेलू ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग में अग्रणी है। कोई भी व्यक्ति अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के सामने ऐसा ही व्यवहार प्रदर्शित करेगा।
वांग यू के लिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन यहाँ आने से पहले मोवानहे ने चेन मेई की पारिवारिक पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व विश्लेषण डेटा की सावधानीपूर्वक समीक्षा की थी। शुरू से ही उसने चेन मेई को 200% संदेह की नजरों से देखा था। कुछ गड़बड़ थी। अपार्टमेंट 0903 बिल्डिंग 11 यूनलू गार्डन में। मेरी माँ यहाँ है। कमरे में स्तनपान करा रही चेन जून ने कुछ हैरानी से ऊपर की ओर देखा और अपने सामने चिंतित ली शान को देखा। हाँ, मास्टर ने अभी अभी मुझे वीचैट पर संदेश भेजा है कि आंटी मोएम विश्वविद्यालय पहुंच गई हैं और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के नेतृत्व में मामले की जानकारी लेने के लिए यूनिवर्सिटी रोड स्थित सुरक्षा ब्यूरो गई हैं। चेन जून चुप हो गई, उसकी पतली बाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके बगल में डॉडर को पकड़े हुए वू जियांगताओ भी चुपचाप खड़ा था। हालांकि उसने ऐसी स्थिति की आशंका पहले से ही कर रखी थी, फिर भी इस क्षण उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चेन जून के साथ अपनी पहली दिल खोलकर बातचीत के बाद उन्हें न केवल एम विश्वविद्यालय की देवी के पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता चला, बल्कि यह भी पता चला कि वह उनके पास क्यों आई थीं। यह पुराने पूर्वज ही थे जिन्होंने उन्हें यह अवसर दिया। धन्यवाद पुराने पूर्वज। हालांकि यह सौभाग्य की बात थी या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित था। चेन जून के शब्दों से राष्ट्रपति मो के बारे में उनकी धारणा को 2 शब्दों में सारांशित किया जा सकता है। दबंग। उसकी तथाकथित स्वतंत्रता का उद्देश्य आपको विकल्प देना था और आपके पास चुनाव की पूरी स्वतंत्रता थी। इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं दूसरा बैच ढूंढ लूंगा। क्या आप चुनना ही नहीं चाहते? यह भी ठीक है। फिर मैं तुम्हारे आसपास के लड़कों को चुनने में तुम्हारी मदद करूंगी, उनके हर एक अंक को बारीकी से परखूंगी, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं तक और फिर उनके चरित्र और स्वभाव तक। नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रपति मो के चयन ने उनकी अपनी बेटी के लिए सामान्य रूप से पुरुष मित्र बनाना असंभव कर दिया, बॉयफ्रेंड बनाना तो दूर की बात है। और पिछले कुछ वर्षों में उनके कार्यों के बारे में राष्ट्रपति मो को ऐसा नहीं लगा कि वह अपनी बेटी पर अपने विचार थोप रही थी या उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि वह अपनी बेटी की पसंद की स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं कर रही थी। चूंकि उनकी बेटी जो चाहे करना चाहती थी, इसलिए यह ठीक था। वह खुद भी वह कर सकती थी जो वह करना चाहती थी, यानी अपनी बेटी को उसके आसपास दिखने वाले हर लड़के की जांच पड़ताल और विश्लेषण करने में मदद करना। संक्षेप में, इस मां के मन में यह विचार आया कि मैंने आपके लिए जो ढूंढे हैं वे सबसे अच्छे हैं, आपके आसपास के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है या आप इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। एक दिन आप मेरी अथक मेहनत को समझ जाएंगे। अध्याय 64। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने चिंता से कहा, शाओ जून, चून की आंटी मो यहाँ हैं, क्या तुमने यह सोच लिया है कि तुम उनसे इस बारे में कैसे बात करोगे? चेन जून ने उदासीनता से कहा, अगर वह यहाँ है तो वह यहाँ है। मैं उससे आमने सामने बात करूंगा। नई माँ ने पेट भरकर खा चुकी और उसकी गोद में गहरी नींद में सो चुकी मियाओ मियाओ को बड़ी सावधानी से पालने में लिटा दिया। फिर उसने वू जियांगताओ से बहन डो डो को लिया और दूसरी तरफ उसे दूध पिलाने लगी। ओह, ली शान ने अपना चेहरा ढक लिया। आमने सामने। क्या आपको यकीन है कि यह मंगल ग्रह के पृथ्वी से टकराने जैसा नहीं होगा? सच में कोई जरूरत नहीं है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक कदम आगे बढ़ी। आंटी मो ने पहले जो किया वो इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि तुम किसी गलत व्यक्ति के भरोसे न रह जाओ। वो अब भी तुम्हारी परवाह करती हैं। देखो, जैसे ही तुम्हारे साथ कुछ हुआ, उन्होंने तुरंत अपने कॉर्पोरेट काम छोड़कर मेरी मदद के लिए दौड़ पड़ी। तो उसे पहले मुझसे, अपनी बेटी से, मिलना चाहिए था, बजाय इसके कि वह मुड़कर सुरक्षा ब्यूरो चली जाए। मुझे इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से कभी कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आंटी मो को परवाह है। लीशान ने उसे समझाने की कोशिश की, शाओ जून, चीजों को इतना तनावपूर्ण बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चेन जून चुप रही। ऐसा नहीं था कि वह अनुचित व्यवहार कर रही थी, नहीं, उसे अपनी मां पर अविश्वास था। वह यह भी जानती थी कि उसकी मां ने हमेशा उसका भला चाहा था, लेकिन जो कुछ उसने किया था और उसका अड़ियल रवैया उसे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। कोई बात नहीं, अगर मेरी मां आना चाहती हैं तो उन्हें आने दीजिए। उनके लिए मेरी मौजूदा स्थिति देखना अच्छा रहेगा। लीशान। कोई विकल्प न होने के कारण उसकी सबसे अच्छी दोस्त को कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में जाना पड़ा, जहां उसने माँ वो को फोन पर बात करते देखा। फिर भी छुट्टी नहीं मिली। सुनो युवेन हुआंग, अगर इस बार नहीं आई तो मैं और तुम्हारे चाचा तुम्हारे दफ्तर जाकर तुम्हारी मार्शल दाव साधना में सही मार्गदर्शन करेंगे। क्या तुम मेरी बात मानते हो? अरे वाह, इतनी अच्छी बात है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैंने चाचा जी को कई बार हमारी टाइगर रोड बैटल टीम के मार्शल दाव साधना में मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया। माँ वो, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आजकल के युवा क्या सोच रहे हैं। अगर वह सचमुच उसे उसके साथियों के सामने इतना पीट दे कि उसके दांत जमीन पर बिखर जाएं, तो क्या उसकी कोई इज्जत बची रहेगी? आपकी बड़ी चाची। रुकिए, नहीं, आपकी चाची आपको धमका रही हैं।
क्या आप सीधी बात भी नहीं समझ सकते? दूसरी चाची, मैं अभी बिल्कुल भी नहीं जा सकता। क्या आप उसे क्यों शहर ले आएंगी? मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ओह, हाँ, मैंने कल ससुर जी को फोन किया था और उन्होंने बताया कि जियांग ताओ नाम के लड़के ने अपनी आंतरिक शक्ति को एकीकृत कर लिया है। बहुत बढ़िया। मैं तो यह भी चाहता हूं कि वह मेरी पुलिस टीम में आकर टीम के सदस्यों के साथ अभ्यास करे, ताकि उन छोटे बदमाशों को पता चले कि असलियत क्या होती है। कहीं ऐसा न हो कि वे सारा दिन खुद को बड़ा समझते फिरें। बस करो, बोलना बंद करो। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस लड़की को तुम्हारे शहर में तुम्हारे पास लाऊं? तुम सीधे स्वर्ग क्यों नहीं चले जाते? हे। दूसरी तरफ युविन हुआंग ने अजीब सी हंसी हंसी। मैं तुमसे बस एक ही बात पूछ रही हूं, तुम कब आने के लिए खाली रहोगे? युवेन कियान झुंझलाहट भरी हंसी हंसते हुए बोली। सुनो बच्चे, अपनी चाची को चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना। अगर तुमने यह मौका फिर से गंवाया तो तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। ओह, फोन के दूसरी तरफ युविन हुआंग इस मुद्दे को टालने के लिए कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक बगल से किसी और की आवाज आई। टीम लीडर हुआंग, निदेशक आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। दूसरी तरफ मौजूद युवेन हुआंग ने उस व्यक्ति से कुछ कहा, फिर फोन की ओर मुड़कर कहा, दूसरी चाची, चलिए बाद में बात करते हैं, मुझे अब जाना है। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया और तेजी से चला गया। बीप बीप। डायल टोन सुनकर इस तरफ बैठी वुमा ने गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह इस बार पूरी तरह तैयार थीं। कल इस बच्चे को एफ शहर आना ही होगा। बस थोड़ा इंतजार करो, इस बार तो तुम चाहो या न चाहो आओगे ही। फोन रखते ही उसने ली शान को बैठक में आते देखा। ली शान को थोड़ा असहज महसूस करते देख उसने तुरंत चाची जैसी मुस्कान बिखेरी। शाओ शान, आओ आओ बैठो। जिस लड़के के बारे में चाची ने तुम्हें पहले बताया था, वह कल आ रहा है। तुमने चाची से वादा किया था कि तुम जरूर जाओगी। ओह, ली शान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं जाऊंगी आंटी। लेकिन अगर वह खाली नहीं हुए तो भी मैं जा सकती हूँ। आजाद नहीं? उसकी हिम्मत कैसे हुई? चिंता मत करो, वह जरूर आजाद हो जाएगा। खांसी। वह अवाक रह गई। उसने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। अभी अभी बाहर आकर उसे माओ वू से किस बारे में बात करनी थी? ओह, हाँ, बात तो शियाओ जून और आंटी मो के बारे में थी। आंटी वो, क्या जियांग ताओ ने आपको शियाओ जून के परिवार के बारे में कुछ बताया है? उस बारे में? माओ वू का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, शाओ ताओ ने मुझे इसके बारे में बताया था। आप शाओ जून की मां के एफ शहर आने के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, है ना? हाँ, मैं आंटी मो के यहाँ आने से पहले उनसे मिलने जाना चाहता था और उन्हें पहले स्थिति समझाना चाहता था। ओह, क्या इससे मदद मिलेगी? यह सुनकर ली शान ने गहरी सांस ली और व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। चाहे इससे फायदा हो या ना हो, कम से कम यह एक एहतियाती उपाय तो है। उम्मीद है जब वे मिलेंगे तो उनके बीच बेकाबू झड़प नहीं होगी। यह सुनकर माँ वू ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। ऐसा लग रहा था कि शियाओ जून और उसकी मां के बीच का मामला वाकई गंभीर था। जब वे बातें कर रहे थे तभी वू जियांग ताओ अचानक बेडरूम से निकलकर लिविंग रूम में आ गया। मैं भी चलता हूँ। अरे, ली शान दंग रह गई। वू जियांग ताओ अभी भी नहीं जा सका। जी हाँ, चेन जून ने जानबूझकर बाहर आकर उसे रोका। उसकी राय में वू जियांग ताओ ने काफी कुछ कर दिया था। उसने उसके और दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और वह उसे दोबारा अपनी मां के सामने नहीं आने दे सकती थी। वह बचपन से ही अपनी मां को बहुत अच्छी तरह जानती थी, इससे समस्या और भी बढ़ जाएगी। ऊपरी तौर पर मौजूदा मुद्दा चारों लोगों के भविष्य से जुड़ा था, वह वू जियांग ताओ और दो बच्चे। लेकिन सथीपन को हटाकर मूल कारण को देखें तो आज की स्थिति का मूल कारण चेन जून और उसकी मां मो वानहे के बीच का संघर्ष था। जब बात यहां तक पहुंच गई तो चेन जून अविश्वसनीय रूप से शांत हो गई। आंतरिक रूप से पूरी तरह से निश्चिंत होने के अलावा उसे एक अवर्णनीय मुक्ति का एहसास भी हो रहा था, क्योंकि इतने वर्षों तक, चाहे पढ़ाई हो या काम, उसने अपनी मां द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण किया था, हमेशा खुद को एक कठपुतली की तरह महसूस करती रही थी। जूनियर हाई स्कूल से लेकर प्रमुख हाई स्कूल तक और फिर एक प्रमुख विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करना। जिस वर्ष उसने विश्वविद्यालय के लिए आवेदन भरा, बचपन से आज्ञाकारी रही इस सीधी सादी लड़की ने पहली बार अपनी मां की इच्छा के विरुद्ध चुनाव किया और तभी उनके बीच का संघर्ष पूरी तरह से भड़क उठा। उनकी मां चाहती थी कि वह वित्त या व्यवसाय प्रशासन जैसे विषय चुने, लेकिन चेन जून ने बिना किसी झिझक के सीधे एम विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भौतिकी विभाग, कंप्यूटर सामग्री विज्ञान में आवेदन कर दिया। जब से उसने आवेदन किया था, इस सशक्त मां को पहली बार समझौता करना पड़ा। बाद में, जब चेन जून को लगा कि उसकी उत्कृष्ट उपलब्धियां उसकी मां को उसे समझने और स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेंगी, तभी मां और बेटी के बीच सबसे बड़ा टकराव का बिंदु आ गया। मो वानहे न केवल अपनी बेटी के साथ संघर्ष और समस्याओं के मूल कारण को पहचानने में विफल रही, बल्कि उसने अपनी बेटी के प्रेम जीवन में अपना हस्तक्षेप भी बढ़ा दिया।
पिछले अगस्त में चेन जून ने मूल रूप से अपने गुरु का अनुसरण करने की योजना बनाई थी। प्रोफेसर लू हुइक्सिन ने स्थिति से बचने के लिए अपने काम की व्यवस्था की और विदेश जाने का फैसला किया, लेकिन उसी शाम अपनी मामो वानहे से फोन पर बात करने के बाद उन्होंने आवेग में आकर कार्रवाई की। उस रात चेन जून हॉल्स बार गई, जहां उसकी मुलाकात वू जियांगताओ से हुई, जो अपने दुखों को भुलाने के लिए अकेले शराब पी रहा था। बाद में उसे वास्तव में पछतावा हुआ, लेकिन बाद में अनुसंधान संस्थान में अत्यधिक व्यस्तता, दिन रात काम करने की मजबूरी और अनियमित मासिक धर्मचक्र के कारण 3 महीने से अधिक समय बीतने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका मासिक धर्म काफी समय से नहीं आया है। तभी वह अस्पताल में जांच के लिए गई और परिणाम वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। वह गर्भवती थी, और वह भी जुड़वां बच्चों के साथ। असल में यह महज एक क्षणिक आवेग का परिणाम था। उस समय उनकी पहली प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से गर्भपात कराने की थी। हालांकि जब महिला डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप जल्द ही बच्चे की धड़कन सुन पाएंगी, चेन जून का दिल जोर से धड़कने लगा और उसी क्षण उसने गर्भपात कराने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया। अध्याय 65। गर्भावस्था के 10 महीनों के दौरान उसने बहुत कुछ सहा, लेकिन उसने बड़ी दृढ़ता के साथ सब कुछ सहन किया। चेन जून, जो स्वभाव से मजबूत और आत्मनिर्भर थी, समझती थी कि यह सब उसकी अपनी गलती के कारण हुआ है और वह दूसरों को दोष नहीं दे सकती। इसलिए वह वू जियांगताओ को परेशान करने नहीं गई, और अस्पताल में भर्ती होने, छुट्टी मिलने और प्रसवोत्तर विश्राम के दौरान ठीक होने में बिताए दिनों के दौरान वू जियांगताओ के साथ अपनी बातचीत में उसने गहराई से महसूस किया कि यह लड़का अप्रत्याशित रूप से अच्छा था। शायद वह अभी यह नहीं कह सकती थी कि उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन बच्चे के पिता के रूप में, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी की देखभाल करने वाले पति के रूप में भी, वह निश्चित रूप से इस बात के योग्य था। पिछले कुछ दिनों में साथ बिताए गए पलों के छोटे छोटे अंशों को याद करते हुए, और बच्चे की देखभाल करते समय उनके बीच साझा की गई सूक्ष्म, अनकही समझ को याद करते हुए, चेन जून को अपने दिल में एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। इसी कारण से जब कल किसी ने उससे 3 अनुरोध किए तो वह सहमत हो गई। कल की बात याद कीजिए। जब दोनों के बीच गलतफहमी दूर हो गई, तो वू जियांगताओ ने स्थिति का फायदा उठाते हुए अपनी मांगें रखीं। आप मुझसे अत्यधिक मांगें नहीं कर सकते। वे ऐसी चीजें होनी चाहिए जिन्हें मैं करने में सक्षम हूँ। वू जियांगताओ की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उसका चेहरा एक बार फिर थोड़ा लाल हो गया। मेरा अनुरोध यह है कि आप मेरी 3 ऐसी विनतियों को पूरा करें जो आपकी क्षमता के भीतर हों और आपके लिए ज्यादा मुश्किल न हो। इस आदमी को थोड़ी सी छूट लेकर हद पार करते देख चेन जून की खूबसूरत बाहें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा, ठीक है, तो मैं किसी भी समय कार्यवाही रोकने का अधिकार रखती हूँ। बिल्कुल, वू जियांगताओ और करीब आकर बोला, तो मैं पहली विनती रखूंगा। तुम बात कर सकते हो, लेकिन ज्यादा पास मत आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सब कुछ रोक दूंगा। चेन जून को अपना चेहरा गर्म महसूस होने लगा। ठीक है, ठीक है। वह लड़का बिस्तर के किनारे बैठ गया, अपना सिर पीछे झुकाया और आंखें बंद कर लीं। मेरी पहली गुजारिश बहुत सीधी सादी है, मुझे चूम लो। कहीं भी चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मेरे होंठों को चूमना भी चलेगा। नुकसान उठाना पड़ेगा। वह दंग रह गई। उसे तभी एहसास हुआ कि यह आदमी कुछ हद तक बेशर्म था। आखिर नुकसान किसका हो रहा था? क्या गलत है? क्या यह अनुरोध अत्यधिक है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, तो मुझे किस करो। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, वरना मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वू जियांगताओ, क्या तुम मुझे किसी व्यंजन की तरह समझ रहे हो और ऐसा करने की हिम्मत जुटा रहे हो? अंत में चेन जून ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर ऐसा किया, हालांकि उसने उसके होंठों को नहीं चूमा। इसके बजाय उसने उस लड़के के माथे को चूमा। ठीक है, मेरी दूसरी और तीसरी गुजारिशों को बाद में देखना होगा। हालांकि वू जियांगताओ को इस परिणाम का पूर्वाभास था, फिर भी वह थोड़ा निराश था। लेकिन वह यह भी अच्छी तरह समझ गया था कि उसके और चेन जून के रिश्ते में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। चेन जून की वर्तमान प्रतिक्रिया को देखते हुए स्पष्ट है कि उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव अभी तक पनपने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा उनका मौजूदा रिश्ता जटिल था और आम प्रेमियों के रिश्ते से बिल्कुल अलग था। उसे और भी सावधानी और धैर्य से इस रिश्ते को संजोना और इंतजार करना था। वह किसी भी हालत में जल्दबाजी नहीं कर सकता था। धैर्य और तत्परता के बीच संतुलन बनाकर ही यह रिश्ता कायम रह सकता था। इसलिए वू जियांगताओ ने शेष 2 अनुरोधों का उपयोग करने का इरादा नहीं किया, बल्कि बाद में इसका उपयोग करने को प्राथमिकता दी। लेकिन ठीक उसी क्षण उनके दिमाग में मौजूद सुपर डैडी सिस्टम में अचानक एक वॉइस प्रॉम्प्ट उभर आया। डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान, आपने बच्चे की मां के साथ पहला सार्थक अंतरंग संपर्क स्थापित करने का गुप्त मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको एलीट लेवल फुट ट्रीटमेंट और मसाज स्किल से पुरस्कृत किया जाता है। कृपया इसे आजमाएं। अगले ही पल वह थोड़ा स्तब्ध रह गया और तुरंत उसके दिमाग में पैरों के इलाज की विभिन्न तकनीकें उभर आईं।
पैरों के उपचार की बात करें तो हुआशिया में इसका लंबा इतिहास है और यह बाहरी पारंपरिक चीनी चिकित्सा का एक अभिन्न अंग है। इसमें पैरों की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पारंपरिक हुआशिया चिकित्सा तकनीकों और चाकू चलाने के कौशल का संयोजन किया जाता है और इसे एक्यूपंक्चर और मालिश के साथ हुआशिया की 3 महान राष्ट्रीय कलाओं में गिना जाता है। इस समय वू जियांगताओ के मन में जो पैर के उपचार की तकनीकें उभर रही थीं, वे वास्तव में सभी पहलुओं को समाहित कर रही थीं। चाकू को पकड़ने के 3 तरीके थे: चाकू को चुटकी से पकड़ना, चाकू को बलपूर्वक चलाना और लंबे चाकू का उपयोग करना। पैर को पकड़ने में 8 विधियां शामिल थीं: सहारा देना, कुरेदना, चुटकी काटना, जकड़ना, इकट्ठा करना, जकड़ना, संघर्ष करना और धक्का देना। और उपचार में 8 विधियां शामिल थीं: पकड़ना, अलग करना, फाड़ना, टुकड़ों में काटना, खोदना, चीरना, विभाजित करना और खुरचना। पैरों के इलाज के लिए विभिन्न विधियों को रोग के अनुसार अनुकूलित किया जाता था और आमतौर पर रोग तुरंत ठीक हो जाता था। पैरों का उपचार उन बीमारियों को भी ठीक कर सकता था जिनसे अस्पतालों को भी जूझना पड़ता था और इसे मांस पर फूल उकेरना के रूप में सराहा जाता था। वू जियांगताओ बेहद आश्चर्यचकित रह गया। अगले ही पल इस उच्च स्तरीय कौशल ने उसे सहज रूप से चेन जून के पैरों की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया और उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। 1 मिनट रुकिए, मुझे दूसरे अनुरोध का विचार आ गया है। चलिए मैं आपके पैरों का उपचार कर देता हूँ। चेन जून, उसने अपने पैरों की ओर देखा, बिना ज्यादा सोचे समझे सहमति दे दी और फिर खाली निगाहों से देखती रही जैसे किसी ने अलमारी से एक नेल क्लिपर निकाला, वह जिसमें एक छोटी सी फाइल होती है, ध्यान से उसका पैर उठाया और उसके अंगूठे के नाखून को काटने लगा। चेन जून ने काफी समय से अपने पैर के नाखूनों की देखभाल नहीं की थी। उसके अंगूठे का नाखून अनजाने में लंबा हो गया था और किनारे थोड़े से मांस में धंस गए थे। वू जियांगताओ को उसका पैर सहलाते हुए देखकर उसने पहले कुशलता से नाखून काटा और फिर उंगलियों के बीच की अतिरिक्त मृत त्वचा को सावधानीपूर्वक हटाया और तब तक नहीं रुका जब तक कि नर्म गुलाबी मांस दिखाई नहीं देने लगा। जैसे ही उसे इसका एहसास हुआ, चेन जून का चेहरा फिर से लाल हो गया। यह उसे अपने दिल में गुदगुदी सी क्यों महसूस हो रही थी। यहाँ की मृत त्वचा को बहुत सफाई से नहीं हटाना चाहिए, एक परत छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा चोट लग सकती है। वू जियांगताओ का ध्यान पूरी एकाग्रता से अपने हाथ में पकड़े अंगूठे पर केंद्रित था, जिस पर अब मुलायम गुलाबी मांस और एकदम साफ नाखून थे। उनके हाथ काम करते रहे और साथ ही वे लगातार कुछ न कुछ समझाते रहे। शुरुआत में उन्हें अपने पैर के अंगूठे के नाखून और अतिरिक्त त्वचा काटते देख चेन जून को सचमुच राहत और सुकून महसूस हुआ। लेकिन जब वू जियांगताओ ने अपने सभी 10 पैर की उंगलियों को ट्रिम करना समाप्त कर दिया और धीरे धीरे उनके सिरों से मालिश करना शुरू किया, तो यह एहसास और भी अजीब हो गया। पैर की उंगलियां हृदय से सबसे दूर होती हैं और इनमें परिधीय रक्त संचार कम होता है। पैर की उंगलियों को मलने से पैरों में रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर की नसों में ऊर्जा का सुचारू प्रवाह होता है और नसों का निर्बाध कार्य सुनिश्चित होता है। चेन जून बिस्तर के किनारे बैठी हुई थी और उसने उसे अपने पैरों की सर्जरी करने की अनुमति दी। धीरे धीरे उसका चेहरा, जो पहले केवल हल्का सा लाल था, फिर से गर्म होने लगा। इसके बाद उनके पैरों पर एक्यूपॉइंट मसाज और मैनिपुलेशन किया गया। मालिश से पहले उन्हें दोनों पैरों में ऊर्जा और रक्त प्रवाह को सक्रिय करना आवश्यक था। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ था पैरों से हृदय तक रक्त की वापसी को बढ़ावा देना। इसलिए घुटने से लेकर पैर तक के प्रमुख जोड़ महत्वपूर्ण थे और उन्हें ढीला करना आवश्यक था, विशेष रूप से टखने का जोड़। उन्हें ढीला करने के बाद उन्होंने पैर के तलवे पर स्थित योनक्वान एक्यूपॉइंट से शुरुआत की, फिर पहले और दूसरे अंगूठे के जोड़ों के पीछे स्थित ताइचोंग एक्यूपॉइंट और फिर टखने के भीतरी भाग और अकिलीज टेंडन के बीच के गड्ढे में स्थित ताइक्सी एक्यूपॉइंट पर मालिश की। इसके बाद वू जियांगताओ की हथेली, जिस पर चाय का तेल लगा हुआ था, ने कियुक्सू एक्यूपॉइंट, शेनमाई एक्यूपॉइंट, कुनलुन एक्यूपॉइंट और जुएगू एक्यूपॉइंट पर मालिश की, जो पैर की 6 नसों का अनुसरण करते हैं, जिसमें दबाने, गूंथने, रगड़ने और धकेलने जैसी विधियां शामिल थीं। चेन जून को नहीं पता था कि वू जियांगताओ की पैर की मालिश और उपचार की कला पेशेवर उच्च स्तर की थी। वह केवल इतना जानती थी कि जब उन्होंने मालिश समाप्त की, तो भले ही चप्पल पहने हुए उसके पैर नर्म न होने वाले लकड़ी के फर्श पर पड़ रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके पैरों के तलवे रुई के गोले पर चल रहे हों। बेशक यह मुख्य मुद्दा नहीं था। मुख्य मुद्दा यह था कि यह लड़की पूरी तरह से उत्तेजित लग रही थी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसके कानों के पीछे तक लाली फैल गई थी और उसके सिर के ऊपर से लगातार सफेद भाप निकल रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब ली शानशान बाद में आए और उसे फिर से उस हालत में देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाया। जहां चेन जून पूरी तरह से गुस्से से आग बबूला था, वहीं वू जियांगताओ अपने मन में सुपर डैडी सिस्टम पर सवाल उठा रहा था। सिस्टम, तुम तो बेशर्म हो। बताओ, क्या तुमने मेरी निजी पसंद नापसंद में ताक झांक की? प्रणाली, मैं इस दोष को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। यह डिजाइन एक अलग अंतरिक्ष समय में स्थित भविष्य की दुनिया के डिजाइनर द्वारा प्रदान किया गया था।
अगर आप में हिम्मत है तो अंतरिक्ष समय की बाधा पार करके उससे आमने सामने सवाल करें। अध्याय 66। मैं रात के खाने के लिए वापस आ जाऊंगी, इसलिए मेरा हिस्सा पकाना मत भूलना। मैं आंटी मो से मिलने जा रही हूं और तुरंत वापस आ जाऊंगी। शाम के 4 बज चुके थे। चेन जून ने ली शान शान को अपना बैग कंधे पर टांगते मुड़ते और 9:03 बजे निकलते हुए देखा। उसने दरवाजा बंद किया, अपने कमरे में लौटी और अनुसंधान संस्थान के लिए परियोजना कार्य सामग्री को व्यवस्थित और एकत्रित करने में जुट गई। इसी बीच माँ वू बैठक कक्ष में लौटी और उन्होंने वू जियांग ताओ को एक पैकेज खोलते हुए देखा। कल उसने शियाओ जून के पैर की उंगलियों के नाखून काटने के लिए जिस एक नेल क्लिपर का इस्तेमाल किया था वह काफी नहीं था। पहले पेडिक्योर और मसाज के बाद उसने ऑनलाइन एक प्रोफेशनल पेडिक्योर सेट ऑर्डर किया था। उसके हाथ में औजारों का जत्था देखकर माँ वू थोड़ी हैरान रह गईं। शाओ ताओ, यह क्या है? अरे, ये तो कुछ नहीं है, ये तो हमारे रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए है। अरे नहीं, ये तो बस पैर के नाखून काटने के औजार हैं। लड़के ने लगभग ये बात तुरंत ही कह दी। माँ वो, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह ठीक से बता नहीं पा रही थी कि क्या। उसने लड़के को तिरछी नजर से देखा और माँ ने बिना किसी औपचारिकता के उसे रसोई में भेज दिया। जाओ जाओ जाओ, खाना बनाओ। याद रखना, शियाओ शान के लिए थोड़ा ज्यादा बनाना। और हाँ, तुम्हारा चचेरा भाई दा हुआन कल आ रहा है, इसलिए कल सुबह के लिए ज्यादा किराने का सामान मत खरीदना। शियाओ शान और मैं कल दोपहर के खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। वो जियांग ताओ हैरान रह गया। चचेरा भाई आ रहा है? फिर तुम और शाओ शान बाहर खाना खाने क्यों जा रहे हो? तुम सब घर पर ही खा सकते हो। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? जाओ खाना बनाओ। माओ वू ने अपने बेटे पर नाराजगी से आंखें घुमाईं। इस तरह की ब्लाइंड डेट्स घर पर नहीं होनी चाहिए, इससे लोग और भी संकोची हो जाएंगे। बाहर जाना ही बेहतर था। विशेषकर इसलिए क्योंकि कल से आज तक उनके घर लगातार मेहमान आते रहे। यह मत भूलिए कि वू जियांगताओ भी एम विश्वविद्यालय की देवी के पतन की घटना में शामिल पक्षों में से एक था। चेन जून के सहकर्मियों और दोस्तों के अलावा उसके सहपाठी और भाई भी मिलने आए थे। उसी छात्रावास के उसके करीबी दोस्त फेड ड्रैगन, शियाओवू और ओल्ड मैन नोंग, साथ ही क्लास मॉनिटर, लीग शाखा सचिव और यहां तक कि काउंसलर भी उससे मिलने आए थे। दरअसल कुछ करीबी दोस्तों के अलावा बाकी लोगों का आना जरूरी नहीं था। वे वास्तव में केवल एफसीटी यूनिवर्सिटी टाउन की मशहूर देवी चेन जून को देखना चाहते थे और खासकर उन्हें और वू जियांगताओ के 2 बच्चों को देखना चाहते थे। दुर्भाग्यवश फेड ड्रैगन और उसके 2 दोस्तों को छोड़कर ये मेहमान ज्यादा से ज्यादा चेन जून से केवल थोड़ी देर मिले और बातचीत की, उन्हें बच्चों को देखने का मौका नहीं मिला। चेन जून और वू जियांगताओ की अनिच्छा नहीं थी, बल्कि वो माता इसकी अनुमति नहीं देती थी। आखिर बड़े बुजुर्ग तो बड़े बुजुर्ग ही होते हैं और वे हर बात पर गहराई से विचार करते हैं। आखिरकार शिशुओं का अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और वे अभी भी बहुत छोटे थे। इतने सारे लोगों के बीच लगातार बातचीत से शोरगुल मच रहा था और कुछ लोग तो शिशुओं को छूने या उनके चेहरे को नोचने की कोशिश भी कर रहे थे। ऐसी हरकतें शिशुओं को आसानी से चौंका सकती थीं और ऐसे समय में वू जियांगताओ या चेन जून के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा था। कुछ कहना भी अजीब था, कुछ न कहना भी अजीब था, जिससे वे एक ऐसी स्थिति में फंस गए थे जहां से निकलना नामुमकिन था। अगर बच्चे अचानक चौंक जाते तो वे रात को चैन से नहीं सो पाते और आसानी से रोने लगते। इससे न केवल बच्चों को नुकसान होता, बल्कि उनके माता पिता भी परेशान और थके हुए महसूस करते। चेन जून और वू जियांगताओ इस बात को अच्छी तरह समझते थे। कई रातों को दोनों बच्चे बारी बारी से जागते थे। जब एक बच्चा जागता तो चेन जून उसे दूध पिलाती और जब दूसरा बच्चा जागता और खाना चाहता तो वह दोनों को संभाल नहीं पाती थी। ऐसे में वू जियांगताओ को तुरंत कुछ करना पड़ता था। लेकिन कभी कभी वह इतनी गहरी नींद में होता था कि चेन जून उसे कई बार हिलाता था, फिर भी वह नहीं जागता था। जब तक कि बच्चा काफी जोर से रोने न लगे, तब जाकर वह आखिरकार जागता था। दूसरी ओर एफ सिटी यूनिवर्सिटी टाउन में कॉलेज रोड पर सुरक्षा ब्यूरो में अब यांग युआन ने कबूल कर लिया है। उसने जो पोस्ट किया था वह किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर किया गया था जिसने वीचैट ग्रुप के माध्यम से उससे संपर्क किया था और 50,000 युआन की अग्रिम राशि की पेशकश की थी। पोस्ट करने के बाद उसे पारिश्रमिक के रूप में अतिरिक्त 100,000 युआन का भुगतान किया गया। दूसरी पार्टी बहुत चालाक थी। दूसरे स्थानांतरण से पहले उनकी शर्त यह थी कि वह वीचैट पर उनके बीच हुई बातचीत के रिकॉर्ड हटा दे। हालांकि सुरक्षा ब्यूरो के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में हमारे सहयोगियों ने पहले ही चैट रिकॉर्ड पुनर्प्राप्त कर लिए हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, सम्मेलन कक्ष के सामने लगी पीपीटी स्क्रीन पर एक वीचैट चैट विंडो दिखाई दी, जिसमें यांग युआन और मास्टरमाइंड के बीच हुई चैट के रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहे थे। सम्मेलन कक्ष के अग्रभाग में स्पष्टीकरण के लिए जिम्मेदार सुरक्षा ब्यूरो टीम के प्रमुख ने गंभीर भाव से कहा, वर्तमान चैट साक्ष्य, स्थानांतरण रिकॉर्ड और यांग युआन के इकबालिया बयान के आधार पर हमें संदेह है कि यांग युआन से संपर्क करने वाला व्यक्ति असली साजिशकर्ता नहीं है। संभवतः
यांग युआन को ढूंढने और उससे वह लेख प्रकाशित करवाने वाला व्यक्ति भी किसी और के कहने पर ही करवाया गया था। ओह, हमारे पास मौजूद साक्ष्यों और मामले के विवरण के आधार पर यह स्पष्ट है कि दूसरा पक्ष एक बहुत ही पेशेवर टीम है, और यहाँ तक कि दक्षिणी महाद्वीप में उनके पास एक निश्चित आर्थिक संबंध नेटवर्क भी है, जो उन्हें विदेशी खातों से हस्तांतरण और धन प्रेषण करने में सक्षम बनाता है। सुरक्षा ब्यूरो से मामले की संक्षिप्त जानकारी सुनने के बाद सभी ने अनजाने में मो वानहे की ओर देखा। देश भर में ख्याति प्राप्त विख्यात उद्यमी शांत भाव से बैठी हुई थी, विचारों में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद उन्होंने सुरक्षा ब्यूरो के आपराधिक जांच दल के प्रमुख की ओर देखा, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। कैप्टन यांग, मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप असली मास्टरमाइंड का पता लगा सकते हैं? क्या आप उन्हें सफलतापूर्वक दोषी ठहरा सकते हैं? कैप्टन यांग ने कुछ देर सोचा। हम उन्हें ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन दोष सिद्ध करने के लिए सबूतों की एक पूरी श्रृंखला की आवश्यकता होगी। दरअसल सुरक्षा ब्यूरो केवल यांग युआन के नेतृत्व में ही जांच नहीं कर रहा था, बल्कि मामले पर कई दृष्टिकोणों और कोणों से विचार कर रहा था। वे चेन जून के सोशल नेटवर्क पर भी काम कर रहे थे, गहन जांच कर रहे थे और कुछ नतीजे हासिल कर चुके थे। दुर्भाग्य से यहां प्राप्त अधिकांश नतीजे तार्किक अनुमानों पर आधारित थे और अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला था। ठीक है, मैं समझ गया। मो वानहे ने सिर हिलाया, खड़ी हो गईं, और उनकी युवा सहायक और कैजुअल कपड़ों में एक लंबा युवक भी उनके पीछे खड़े हो गए। उन्होंने उपस्थित लोगों को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और कहा, मेरी बेटी के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न को इतनी जल्दी रोकने और इस पर कार्रवाई करने के लिए मैं कैप्टन यांग और एम विश्वविद्यालय के सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने पिछले 1-2 दिनों में इस मामले पर कड़ी मेहनत की है। धन्यवाद। असली साजिशकर्ता के बारे में, मैं सिर्फ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिणाम चाहती हूँ। आगे, अगर आपको मेरी तरफ से किसी भी चीज़ की जरूरत हो, कैप्टन यांग, तो कृपया मुझसे संपर्क करें। मुझे अपनी बेटी से मिलने जाना है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। बोलने के बाद वह वहां ज्यादा देर नहीं रुकी, बल्कि सभी को फिर से सिर हिलाकर अभिवादन किया, मुड़ी और सम्मेलन कक्ष से चली गईं। सभी लोग झटपट खड़े हो गए और बिजनेस क्वीन को बाहर जाते हुए देखने लगे। जैसे ही वह सुरक्षा ब्यूरो से बाहर निकली और आसपास कोई नहीं था, मो वानहे ने अचानक धीमी आवाज में कहा, शाओ ये राष्ट्रपति मो। उसके पीछे खड़ा लंबा, हट्टा-कट्टा और शांत स्वभाव का युवक थोड़ा चौंक गया और उसने तुरंत झुककर अभिवादन किया। मेरी ओर से, आप उस टीम से संपर्क करें जिसके साथ आप पहले थे और किसी व्यक्ति की जांच में मेरी मदद करें। किसी मामले की जांच के लिए सुरक्षा ब्यूरो को मामले को सुलझाना, संदिग्ध के मकसद का पता लगाना, सबूत इकट्ठा करना और सबूतों और मामले के पूरे नेटवर्क का निर्माण करना होता है। लेकिन मो वानहे के लिए उसे सिर्फ सच्चाई का पता लगाना था। सबूत हो या ना हो, यह उसके लिए मायने नहीं रखता था, उसके अपने संदेह सर्वोपरि थे। अध्याय 67, बेहद भयानक। शाओ ये नाम का युवा अंगरक्षक आश्चर्यचकित दिखाई दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बॉस अचानक ऐसा अनुरोध करेंगे। इससे पहले कि वे कुछ जवाब दे पाते, उन्होंने मो वानहे को आगे कहते सुना, मैं उस टीम के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ जिसमें आप पहले थे। यह सुनकर उनके चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति मो को उनके बारे में कुछ जानकारी होगी। संभवतः किसी की जांच करना उनके लिए एक सरल मामला है। ठीक है, राष्ट्रपति मो, मुझे बताएं, आप किसकी जांच करवाना चाहते हैं? गोलियों की बौछार से बच निकलने के बाद शियाओये के चेहरे से हैरानी जल्दी ही गायब हो गई। लेकिन राष्ट्रपति मो को देखकर उन्होंने भावुक होकर आह भरी और सोचा, जैसा कि उम्मीद थी, इस मुकाम तक कदम दर कदम पहुंचने वाली मजबूत महिला वाकई साधारण नहीं होती। हालांकि वह उनके समान स्तर की नहीं है, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय और साहस वाकई सराहनीय है। यह ज्ञात होना चाहिए कि जिस टीम के साथ वह पहले था, उसने कई वर्षों तक अशांत दक्षिणी महाद्वीप में यात्रा की थी। यदि उसके दाव हृदय की आसन सफलता, जिसके लिए अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता है, न होती, तो वह अस्थायी रूप से वहां से नहीं जाता। वह व्यक्ति सुरक्षा ब्यूरो में है। आप उससे मिल चुके हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? मो वानहे ने सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, बल्कि एक अलंकारिक प्रश्न पूछा। शाओये ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, उसके दिमाग में सुरक्षा ब्यूरो में प्रवेश करने से लेकर अब तक की सारी घटनाएं फिर से घूमने लगीं। जल्द ही उसके दिमाग में एक युवा, आकर्षक चेहरा उभर आया। एम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष चेन मेई। जी हाँ, वही है। मो वानहे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनमें एक तीखी चमक दिखाई दी। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन जब से मैंने उसे देखा है, उसकी प्रतिक्रिया कुछ अजीब सी है। मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि शियाओ जून की घटना काफी हद तक इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। अंतर्ज्ञान, यह सब उसके बगल में बैठी सहायक सुन रही थी, पूरी तरह से अचंभित और कुछ हद तक समझने में असमर्थ। हालांकि शियाओये नामक अंगरक्षक के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं दिखी। एक तरह से वह और राष्ट्रपति मो एक ही तरह के व्यक्ति थे, दोनों में एक अजीब सी अंतर्ज्ञान शक्ति थी।
अंतर सिर्फ इतना है कि उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति गोलियों की बौछार में बीते अनुभवों से आई थी, जबकि राष्ट्रपति मो की अंतर्ज्ञान शक्ति पिछले 2-3 दशकों में व्यापार जगत में काम करते हुए मानवीय भावनाओं के परिपक्व होने से आई थी। मैं समझ गया, मैं इसे संभाल लूंगा। मुझे आपके नियम पता हैं। मैं जल्द ही शियाओ हुआन से आपको 500,000 की जमा राशि भिजवा दूंगी। ठीक है। शाओ ये मुस्कुराया, जिससे उसके सफेद, एक जैसे दांतों की 2 पंक्तियां दिखाई दी। उसने अपनी संक्षिप्त निष्क्रियता के दौरान इस तरह के अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं की थी। इतना खराब भी नहीं। राष्ट्रपति मो, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही वे पार्किंग स्थल के पास पहुंचे, सहायक ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि तभी एक दुबली पतली लड़की, हाथ में एक छोटा सा दर्पण लिए और अपने चेहरे पर कुछ बनाते हुए, उनकी ओर बढ़ी। जब वह उन तीनों के पास पहुंची, तो लड़की ने अचानक दर्पण नीचे रख दिया और चंचल अंदाज में मोवानहे के सामने उछलने लगी। दादा, बहुत दिनों बाद मिले, आंटी मो। जियोशान। मोवानहे ने लड़की को देखा, उसके चेहरे पर पहले तो हैरानी के भाव आए, फिर एक स्नेह भरी मुस्कान उभर आई, जिससे लड़की ने खुद को उसकी बाहों में डाल दिया। हाहा, क्या तुम हैरान नहीं हो? तुम सब मुझे आश्चर्यचकित करना बखूबी जानते हो। उसने दोहरे अर्थ में कहा, साथ ही लड़की को सिर से पैर तक गौर से देखते हुए तुरंत भौहें चढ़ा ली। तुम फिर से पतली क्यों हो गई हो? वह लड़की, बेशक, लीशान थी। कैसी हो? क्या तुम अमेरिका में लगभग 1 साल के काम और पढ़ाई के माहौल में ढल पा रही हो? मोवानहे ने पूछा। यह सुनकर लड़की पहले तो जम सी गई, फिर अपराध बोध से भर उठी और कुछ हिचकिचाहट के साथ अपनी बड़ी बहन की ओर देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। आंटी मो, आपको पहले से ही पता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण से सवाल के जवाब में जियाओशान ने कोई और जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे तौर पर स्वीकार किया कि पिछले साल व्यापारिक यात्रा के लिए अमेरिका जाने वाली वह खुद थी, न कि उनकी बेटी चेन जून। इस समय मोवानहे ने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए लगभग अपनी सारी मानसिक शक्ति लगा दी। हालांकि उसके चेहरे के भावों पर उसका नियंत्रण लगभग खत्म हो गया था। मुझे बताओ, शाओ जून की वर्तमान स्थिति क्या है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मौसीमो, चलिए बैठने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, और मैं आपको ठीक से सब कुछ बताऊंगी। लीशान ने घबराकर अपनी चाची की ओर देखा, जो बचपन से ही उसे बहुत प्यार करती थी। जैसे ही सूरज डूबा, शाम की मनमोहक रोशनी ने पश्चिमी आकाश को लाल रंग से रंग दिया। इस शानदार दृश्य को देखकर आसमान में खड़े लोग मुड़कर देखने लगे, मानो रुककर ऊपर देख रहे हों और एक अजीब सी भावना से भर गए हों। यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट स्ट्रीट के चौराहे पर लीशान और प्रेसिडेंट मो एक कॉफी बार के बाहरी टेरेस पर बैठे थे। शाम की सुनहरी रोशनी से दोनों के गाल लाल हो गए थे। महज कुछ ही मिनटों में लीशान ने चेन जून की स्थिति के बारे में विस्तार से सब कुछ समझा दिया। अंत में उसने सावधानी से अपने सामने बैठी दिग्गज व्यवसायी महिला की ओर देखा और कहा, आंटी मो, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि शियाओ जून ऐसा कुछ करेगी। लेकिन वापस आने के बाद उसने मुझे बताया कि जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसे वास्तव में पछतावा हुआ और वह गर्भपात कराना चाहती थी। लेकिन बात बस इतनी सी है कि उसने डॉक्टर को यह कहते हुए सुना कि वह जुड़वां बच्चों को जन्म देने वाली है, और जल्द ही वह बच्चों के दिल की धड़कन सुन पाएगी। इसलिए उसने गर्भपात नहीं कराया, बल्कि जन्म देने का विकल्प चुना। मोवानहे का चेहरा भावहीन था, लेकिन अत्यधिक बल के कारण आर्मरेस्ट को कसकर पकड़े हुए उसके हाथ पर उभरी हुई नीली नसें दिखा रही थी कि इस मां का दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था। नहीं, यह बेहद भयानक था, रूह कंपा देने वाला। आपने अभी अभी कहा कि उस लड़के का नाम था। उनका उपनाम वू है, वू जियांगताओ। वे लंबे और मजबूत कदकाठी के हैं, काफी आकर्षक हैं, और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। वे बहुत ख्याल रखते हैं। हाल ही में उन्होंने यूनलू गार्डन में पूरा भुगतान करके एक घर भी खरीदा है, और वे पूरी लगन से शियाओ जून और दोनों बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। उन्हें खाना बनाना भी आता है। मोवानहे चुपचाप उसे देखती रही, उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई, फिर वह चुप हो गई। क्या आप वू जियांगताओ नाम के इस लड़के को अच्छी तरह जानते हैं? काफी अच्छा। ओह, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में क्या? उसके माता पिता कौन हैं? क्या आपको यह सब पता है? मोवानहे ने ये सवाल बेपरवाही से पूछे, फिर हाथ बढ़ाकर सामने मेज पर रखी कॉफी उठाए, और जैसे ही उसने एक घूंट लिया, तभी उसने देखा कि सामने बैठी लड़की ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे पता है। उफ। प्रतिष्ठित फैयून ग्रुप की अध्यक्ष मो कॉफी का एक घूंट पीते पीते लगभग अटक गईं। उन्होंने झटपट अपना मुंह टिश्यू से ढक लिया और हैरानी से लीशान की ओर देखने लगीं। उनकी मां अभी घर पर हैं, प्रसव के दौरान शियाओ जून की देखभाल कर रही हैं, और उनके पिता भी उनसे मिलने आए थे। मोवानहे, वो जियांगताओ का गृहनगर क्यू शहर में है। उनका परिवार एक मार्शल आर्ट स्कूल चलाता है। उन्होंने बताया कि उनका परिवार मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, जिसमें हॉट इंटेंशन फिस्ट, हृदय प्रेरणा मुट्ठी भी शामिल है। मैंने पहले भी उनके और उनके पिता के कौशल देखे हैं, वे वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। वह बोलती रही, इस बात से अनजान कि मोवानहे का चेहरा और भी बिगड़ गया था।
उसकी अपनी बेटी का एक ऐसे अजनबी लड़के से नाजायज बच्चा होना, जिससे वह कभी मिली नहीं थी, जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था, उसके लिए पहले से ही असहनीय था। अब तो दूसरे पक्ष के परिवार को भी पता चल गया था और वे मिलने भी आ चुके थे। और वह माँ अभी भी अंधेरे में रखी गई थी। अध्याय 68। मैं नहीं जा रहा। मौसी मो, क्या क्या आप ठीक हैं? एक गहरी सांस लेते हुए इस क्षण मो वानहे खुद को बड़ी मुश्किल से रोक पाए और उछलकर सीधे यूनलू गार्डन की ओर दौड़ पड़ी ताकि अपनी बेटी का आमने सामने सामना कर सके। वह इतनी बेशर्मी वाली हरकत क्यों करेगी? वह खुद को इस तरह क्यों अपमानित करेगी? यह सब किस लिए है? उसने अपने दांत भींच लिए, उसका पूरा शरीर थोड़ा कांप रहा था। वह इतनी गुस्से में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। शाओ हुआन, ऊपर आओ। कुछ ही देर में निजी सहायक आगे आया। राष्ट्रपति मो, आपने मुझे बुलाया था। मो वानहे ने भावहीनता से अपने फोन पर टैप और स्वाइप किया, मानो कोई संदेश संपादित कर रही हो। तुरंत ही शियाओ हुआन को राष्ट्रपति मो से वीचैट संदेश प्राप्त हुआ। वू जियांगताओ एम विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान का छात्र, क्यू शहर का मूल निवासी, परिवार के मार्शल आर्ट परिवार से होने का संदेह है। तुरंत किसी को इस व्यक्ति के बारे में छानबीन करने को कहो। आदेश मिलते ही सहायक जल्दी से चला गया। दूसरी ओर ली शानशान बेचैन दिख रही थी। आंटी मो, क्या आप? मो वानहे ने अपने इरादे का कोई जवाब नहीं दिया। वह खड़ी हो गई। शाओ शान, काफी समय हो गया जब हम मिले थे। मैं एफ सिटी कई बार जा चुकी हूँ और मुझे एक बहुत ही बढ़िया सिचुआन रेस्टोरेंट पता है। आंटी मो तुम्हें बाद में खाना खिलाएंगी, चलो साथ में डिनर करते हैं। ओह, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। खाने की शौकीन वह महिला उसके साथ खड़ी हो गई और बार बार हाथ हिलाते हुए बोली, आंटी मो, जियांगताओ ने मेरा खाना तैयार कर दिया है। मुझे अब वापस जाना है। कैसा रहेगा, आप मेरे साथ चलें? मौजूदा हालात को देखते हुए, शायद आपको जियांगताओ की माँ के साथ बैठकर इस बारे में ठीक से बात कर लेनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है। मो वानहे ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब भी चाहती हूँ कि तुम मुझे वू जियांगताओ नाम के इस लड़के और उसकी माँ के बारे में और बताओ। अभी वापस मत जाओ, आंटी मो तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाएंगी। सच में, कोई ज़रूरत नहीं है, आंटी मो। ओह, हाँ, वू जियांगताओ का खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। क्या आप सच में नहीं जा रही हैं? मो वानहे, यह तो बहुत दुख की बात है। मैं इतने सालों से एफ सिटी में रह रही हूँ, और मैंने कभी किसी सिचुआन रेस्टोरेंट में इतना असली स्वाद वाला खाना नहीं खाया जितना उनके यहाँ मिलता है। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती, आंटी मो, उन्होंने खाना बनाना तो खत्म कर ही लिया होगा। मैं अभी आती हूँ। यह कहते हुए खाने पीने की शौकीन उस महिला ने बार बार अपने हाथ हिलाए, मुड़ी और तेजी से चली गई। मो वानहे को वहीं अकेला छोड़कर, हवा में उसके बाल बिखरे हुए थे। एक मिनट रुको, अरे क्या मैंने कहा था कि मैं नहीं जा रहा हूँ। डॉट 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 रात हो गई। यूनलू गार्डन स्थित बिल्डिंग 11 के यूनिट 0903 में बने उस अनोखे घर में रात के खाने का समय हो गया था और ली शानशान ठीक समय पर पहुंच गई। अपना शोल्डर बैग नीचे रखते ही, डाइनिंग रूम में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसकी नज़र मेज पर परोसे गए ट्वाइस कुक्ड पोर्क और मापो टोफू पर पड़ी, जिसका उसने ऑर्डर दिया था। खाने की शौकीन होने के कारण वह इतनी ललचा गई कि उसके मुंह में पानी आ गया। इस तरफ चेन जून को भी वू जियांगताओ ने भोजन की मेज पर उनकी सीट तक बैठने में सहायता की। खाने का समय हो गया है, खाने का समय हो गया है। ली शानशान ने जल्दी से सबके लिए चावल परोसे और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए गर्मागर्म बाजरे की दलिया का एक कटोरा खुद निकाला। यह कैसे हुआ? जैसे ही परिवार वाले अपनी चॉपस्टिक्स उठाने ही वाले थे, चेन जून ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त की तरफ शांत भाव से देखा और मानो लापरवाही से पूछा। तुरंत ही वू जियांगताओ और वू की माँ ने भी उधर देखा। दोनों ही चेन जून की माँ की स्थिति जानना चाहती थीं। ओह, सबकी उम्मीद भरी निगाहें देखकर ली शानशान ने अनिच्छा से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और बेबसी से बोली, क्या आप मुझे पहले ठीक से खाना नहीं खाने देंगे? क्या हमें अभी इस बारे में बात करनी ही होगी? चेन जून की तिरस्कार भरी निगाहों का सामना करते हुए उस बड़े खाने के शौकीन ने मो वानहे के साथ हुई पूरी बातचीत को विस्तार से बताया। ली शानशान के यह कहने पर कि उसकी होने वाली सास उसकी जांच कर रही है, वू जियांगताओ स्तब्ध रह गई। वू की माँ ने भौहें चढ़ाईं और ली शानशान पूरी तरह से असहाय दिखाई दिया। चेन जून की बात करें तो उसका चेहरा शांत था, मानो उसे इसकी बहुत पहले से ही उम्मीद थी। वह हमेशा ऐसी ही रहती है। छोड़ो, पहले खाना खा लेते हैं। शाओ जून, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं बुलाती और उन्हें हमारे साथ खाना खाने के लिए क्यों नहीं कहती? माँ वू ने शांत लड़की की ओर देखते हुए सहजता से सुझाव दिया। हालांकि उन्होंने विशेष रूप से कोई अतिरिक्त जगह नहीं रखी थी, लेकिन अगर चेन जून की माँ आती, तो बस एक जोड़ी चॉपस्टिक और एक अतिरिक्त कुर्सी की जरूरत होती। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि चेन जून की माँ आएंगी ताकि दोनों परिवार एक साथ बैठकर इस बात पर चर्चा कर सकें कि युवा जोड़े को आगे क्या करना चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो उसे सुलझाएं और अगर कोई मतभेद हो तो उसे दूर करें। माँ वू हमेशा खुद को मिलनसार समझती थी। भला कौन सी समस्या या झगड़ा हल नहीं हो सकता था?
अगर कोई झगड़ा सचमुच सुलझ न सके तो जिसने झगड़ा पैदा किया है उसी से निपट लो। खैर, पिताबू के साथ तो यह तरीका काम कर सकता था, लेकिन ससुराल वालों के साथ तो बेहतर यही था कि प्यार से बात की जाए और अच्छे से संवाद किया जाए। आछू, उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर क्यू शहर में फादर वो को जोर से छींक आई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेन जून ने माँ वो की ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। आंटी, मेरी माँ को दखलंदाजी करने की आदत है। मुझे डर है कि अगर वह आ गई तो वह आपके और जियांगताओ के लिए बहुत असहज स्थिति पैदा कर देंगी। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, हमारी चिंता मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे समस्या या झगड़ा कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह तुम्हारी माँ है और हम सब एक परिवार हैं। क्या ऐसी कोई बात है जिस पर हम बैठकर खुलकर बात नहीं कर सकते? अगर हमारी लड़ाई भी हो जाए तो भी हम एक दूसरे से अपने विचार साझा कर सकते हैं। अगर संवाद नहीं होगा तो समस्या हमेशा बनी रहेगी। माओवू की दयालु सलाह सुनकर चेन जून के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई और उसने गंभीरता से उस सुझाव पर विचार करना शुरू कर दिया। हालांकि उसके बगल में बैठे वू जियांगताओ ने अजीब से भाव से ये सब सुना और बार बार अपनी माँ की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाया। माँ, ऐसा लगता है कि घर पर पापा से बात करने का आपका तरीका कभी भी बैठकर खुलकर बातचीत करने वाला नहीं रहा। क्या आपकी बातचीत का सबसे अच्छा तरीका हमेशा शारीरिक ही नहीं रहा? अपने बेटे के असमंजस भरे चेहरे को देखकर माँ वू ने प्यार से मुस्कुराया। आप कहाँ देख रहे हैं? वू जियांगताओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद चेन जून ने आखिरकार अपना फोन उठाया और अपनी माँ का नंबर डायल किया। बीप बीप। हालांकि उसने स्पीकर फोन चालू नहीं किया था, फिर भी बेहद शांत डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग कॉल कनेक्ट होने के बाद रिसीवर से आने वाली आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। अचानक आवाज बंद हो गई और दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज सुनाई दी। जियो जून, मोवानहे की आवाज आई। माँ, हम। माँ की आवाज धीमी थी, मानो वह किसी बात को दबाने की बहुत कोशिश कर रही हो। माँ, क्या आपने खाना खा लिया है? अगर नहीं खाया है तो क्या आप यहाँ आना चाहेंगी? मैं यहीं यूनलू गार्डन में रह रही हूँ। शियाओ शान ने मुझे बताया कि तुम कहाँ ठहरे हो। मोवानहे की आवाज धीमी थी। मैं बस उत्सुक हूँ। क्या सचमुच तुम्हारे खाने की मेज पर मेरे लिए कोई जगह है? माँ, मैं। चेन जून कुछ पल के लिए अवाक रह गई। उसने सहज ही मेज पर रखी सीटों पर नजर डाली, सचमुच कोई अतिरिक्त सीट नहीं थी। इस स्थिति में वह सच सच जवाब नहीं दे सकती थी और चूंकि उसे झूठ बोलना पसंद नहीं था, इसलिए वह चुप हो गई। बचपन से ही अपनी माँ का सामना करने वाली यह लड़की, जो बाहर से कोमल लेकिन अंदर से दृढ़ थी, कभी भी तीखी जुबान वाली नहीं थी। विशेष रूप से बोलते समय उसने अपनी माँ से कभी बहस नहीं की थी, मतलब मौखिक रूप से। व्यवहार की बात करें तो एक बेटी को उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इस समय दूसरी तरफ मोवानहे गुस्से से आग बबूला थी। शुरू में जब उसने फोन उठाया तो उसका इरादा सिर्फ एक हल्की फुल्की चुटकी लेने का था, लेकिन अपनी बेटी की प्रतिक्रिया सुनकर उन्होंने उसके लिए कोई जगह तय नहीं की। मैं नहीं जा रहा हूँ। जो भी जाना चाहे जा सकता है। इस समय माँ सचमुच गुस्से से आग बबूला थी और उसने कठोर, अडिग स्वर में कहा, आज रात ही अपना और बच्चों का सामान पैक कर लो। मैं कल सुबह आ जाऊंगी। उसने पहले तो सुबह कहना चाहा था, लेकिन अचानक उसे याद आया कि कल सुबह उसकी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए उसने तुरंत अपनी बात सुधार ली। कल दोपहर मैं आऊंगी और आपको और बच्चों को घर ले जाऊंगी। अध्याय 69। माँ, मैं वापस नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हें बचपन से ही विकल्प दिए हैं, लेकिन इस बार तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। मैं तुम्हें तैयारी के लिए एक रात का समय दे रहा हूँ। कल दोपहर मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। माँ, क्या आप मेरी इच्छाओं का सम्मान नहीं कर सकती? चेन जून की खूबसूरत भौहें तन गईं और वह आगे बहस करना चाहती थी, लेकिन फोन के दूसरी तरफ मोवानहे ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया, केवल डायल टोन ही रह गई। चुपचाप उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया, मावू की ओर देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए चाची, मेरी माँ नहीं आ रही हैं। चलिए हम अकेले ही खाना खा लेते हैं। कोई बात नहीं, क्या वो कल नहीं आ रही? जब वो यहाँ होगी तो हम हमेशा बातें कर सकते हैं, हमेशा संवाद कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ आओ आओ, चलो खाना खाते हैं, चलो खाना खाते हैं। माँ वू को उस लड़की पर दया तो आई, लेकिन साथ ही थोड़ी बेबसी भी महसूस हुई। हालात देखकर लग रहा था कि उसके और उसकी माँ के बीच का झगड़ा कल्पना से कहीं ज्यादा गंभीर था। मोवानहे और उसकी बेटी चेन जून जब फोन पर बात कर रही थी, तभी शियाओये नाम का अंगरक्षक होटल में अपने कमरे में लौटा। उसने पहले कमरे का सावधानीपूर्वक जायजा लिया, फिर जांच की कि कहीं कोई जासूसी या निगरानी उपकरण तो नहीं है। कुछ भी असामान्य न मिलने पर उसने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। बिच्छू, ओह, हरी पत्ती, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको अब तक देश वापस आ जाना चाहिए था, है ना?
उसने उदासीनता से कहा। हाँ, बिल्कुल सही, मैं संप्रदाय में वापस आ गया हूँ। क्या आप छुट्टी पर नहीं हैं? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे गांव में एक छोटा सा काम मिला है और तनख्वाह भी अच्छी है। क्या आप इच्छुक हैं? हम इनाम को 50-50 बांट लेंगे। मैं संप्रदाय में वापस आ गया हूँ, इसलिए मैं अपने गुरु और स्वामिनी के प्रति सम्मान दिखाना चाहता हूँ। मैं अब और कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, आपको कोई और ढूंढ लेना चाहिए। दूसरी तरफ स्कॉर्पियन कोडनेम वाले व्यक्ति की आवाज सुस्त और बेपरवाह लग रही थी। कार्य का इनाम 5 मिलियन है और दूसरी पार्टी ने पहले ही 10% अग्रिम भुगतान कर दिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खैर, मुझे इन दिनों अचानक थोड़ी सुस्ती महसूस हो रही है और मैं टहलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। हे, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वामी और स्वामिनी के प्रति सम्मान दिखाना चाहते हो और कोई काम नहीं करना चाहते? ग्रीनलीफ ने व्यंग्य से भरे लहजे में उदासीनता से कहा। खांसी, पैसों से मैं बड़ों का बेहतर आदर कर पाऊंगा। बताओ, काम क्या है? हुआशिया देश में हत्या, आगजनी या गैरकानूनी अपराध को छोड़कर मैं आपके लिए इसे बखूबी पूरा कर दूंगा। किसी की जांच करो। ग्रीनलीफ संक्षिप्त था। अरे, किसी की जांच करनी है? इतना आसान? इतना बड़ा इनाम है तो समझो निशाना कोई मामूली आदमी तो नहीं होगा, है ना? मैं पहले ही बता दूं, अगर वो सरकार से जुड़ा कोई आदमी है या किसी प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाला है, तो मैं ये काम नहीं लूंगा। मैं तो भविष्य में हुआशिया में ही रिटायर होना चाहता हूँ। यह कोई बड़ा आदमी नहीं है। ग्रीनलीफ ने सिर हिलाते हुए कहा। वह शहर में एम विश्वविद्यालय का तीसरे वर्ष का छात्र है, जिसका नाम चेन मेई है। वह छात्र परिषद का अध्यक्ष है और व्यापारियों के परिवार से आता है। उसके आधिकारिक संपर्क हो सकते हैं, लेकिन यह सब सिर्फ नेटवर्किंग का कमाल है। दूसरी तरफ मौजूद स्कॉर्पियन तुरंत अचंभित हो गया। नहीं, क्या आपने पहले ही उसकी अच्छी तरह से जांच नहीं कर ली है? चिंता मत करो, मैं जांच कार्य से संबंधित सभी विशिष्ट विवरण संकलित कर लूंगा और बाद में आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। इसी बीच क्यू सिटी में एक शांत चीनी आंगन में घनी दाढ़ी और आधुनिक हेयर स्टाइल वाला एक व्यक्ति बड़े ही फैशनेबल ढंग से कपड़े पहने हुए कुर्सी पर आलस से टिका हुआ आराम से फोन रख रहा था। वहीं उससे कुछ अधिक उम्र का दिखने वाला एक अन्य अधेड़ व्यक्ति चाय बना रहा था, जो उसे देखकर भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। क्या क्या तुम्हारा कोई काम है? अगर हाँ, तो ताओ ताओ के मामलों में दखल मत दो। सामने खड़ा अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसने लंबा गाउन और प्रशिक्षण वर्दी पहन रखी थी, वह कोई और नहीं बल्कि फादर वू थे। कुछ नहीं, बस एक साधारण व्यापारी परिवार के बच्चे की जांच कर रहे हैं। शियाओ ताओ का मामला ज्यादा महत्वपूर्ण है, आखिरकार मैं उसका चाचा हूँ। दाढ़ी वाले उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की उम्र 40 के आसपास लग रही थी, लेकिन उसके पहनावे और शरारती मुस्कान से वह काफी युवा प्रतीत हो रहा था। वैसे जीजाजी, आपने मालिक को फिर से कैसे नाराज कर दिया? मैं अभी लौटा हूं और मालिक को आपके बारे में शिकायत करते हुए सुना है। इसका जिक्र मत करो, उस छोटे बदमाश के अच्छे काम। अरे, ये तो अजीब बात है। भला कौन सा अच्छा काम बड़े भाई को इतना दुखी कर सकता है? जल्दी बताओ ताकि छोटा भाई खुश हो सके। फादर वू, यह छोटा भाई दक्षिणी महाद्वीप में घूमने का आदी था और दिन प्रतिदिन अनादरपूर्ण होता जा रहा था। उसने उस आदमी पर अपनी आंखें घुमाईं, फिर वू जियांगताओ के हाल के अच्छे कामों का वर्णन किया, जिससे उसका बहनोई अवाक और हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे, मेरी किलिनाम ने अभी तक मेजर अचीवमेंट भी हासिल नहीं किया है और मेरे प्यारे भतीजे के पहले से ही एक बेटा और एक बेटी है। यह सुनकर फादर वू ने अपना माथा रगड़ा, मानो कुछ बोल ही ना पा रहे हों। अरे, वह तो लगभग भूल ही गए थे। उनके बहनोई के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना अभी भी अनसुलझी थी। बेशक, यह मार्शल आर्ट में सफलता प्राप्त करने के बाद मार्शल आर्ट के मार्ग का अनुसरण करने से भी संबंधित था, जब वह अपने गुरु के वरिष्ठ के साथ दक्षिणी महाद्वीप गया था। यदि उसने देश में ही निरंतर विकास किया होता, तो उसके बहनोई का बेटा अब तक कम से कम इतना बड़ा हो गया होता कि वह छोटे मोटे काम कर सके। वैसे, अगर उनके पिता ने उन्हें परिवार की मार्शल आर्ट की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए संप्रदाय में एक उत्तराधिकारी के रूप में रहने के लिए नहीं चुना होता, तो वे संभवतः अपनी युवावस्था में दक्षिणी महाद्वीप चले गए होते। यह सोचते ही फादर वू की आंखों में थोड़ी सी निराशा झलक उठी। अगर वे जवानी में दक्षिणी महाद्वीप गए होते, तो अब तक उनका मार्शल दाव अपने चरम पर पहुंच चुका होता। तो मुझे उस लड़के से मिलने जाना ही होगा। युवेन लॉन्ग ने अपनी दाढ़ी वाली ठुड्डी पर हाथ फेरा, खुशी और आंसुओं से भर गया। तुम्हारे चाचा की एक साथ 5 गर्लफ्रेंड हैं और तुम्हारे तो पहले से ही एक बेटा और एक बेटी है। अचानक चाय की मेज पर रखे उनके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज की सूचना आई। पापा, उस कमीनी ने मैसेज भेजा है। फादर वू, युवेन लॉन्ग ने बेपरवाही से अपनी चाय का कप उठाया, एक घूंट पिया और फिर ग्रीन लीफ से आए ईमेल को देखने के लिए अपने फोन की स्क्रीन पर टैप किया। अगले ही पल, पफ, वह व्यक्ति मुड़ा और झुक गया। उसने घूंट भर चाय थूक दी, जिससे वह लगभग खुद ही दम घुटने से मर गया। फादर वू, उसने उस आदमी को गुस्से से घूरते हुए कहा, मैं कहता हूं, क्या तुम थोड़ा शांत नहीं रह सकते?
इतने सालों बाद भी तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नहीं। युवेन लॉन्ग को बार बार खांसी आ रही थी और जब उसकी सांसें सामान्य हुई तो उसने अपना फोन उठाया और उसे सौंप दिया। ओह! पिता वू की नज़र तुरंत उस सामग्री पर पड़ी और उनका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। दूसरी तरफ एक आलीशान 5 सितारा होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में मोवानहे ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ फोन रख दिया। उसके सामने मेज पर होटल द्वारा भेजा गया खाना रखा था, जो काफी देर से बिना छुए वहीं पड़ा था। कुछ देर पहले तक मनमोहक खुशबू बिखेर रहा खाना अब पूरी तरह ठंडा हो चुका था। काफी देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद राष्ट्रपति मो ने आखिरकार अपना मन बना लिया और अपना फोन उठा लिया। जियो ये राष्ट्रपति मो, जी हाँ। अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके मेरे लिए मार्शल आर्टिस्ट जुटाएं, कम से कम पेशेवर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट, और बेहतर होगा कि स्टार रैंक के मार्शल आर्टिस्ट हों। जितने हो सके उतने जुटाने की कोशिश करें, उन्हें कल सुबह तक उपलब्ध होना चाहिए। पारिश्रमिक कोई मुद्दा नहीं है। समझा? फोन पर ग्रीन लीफ एक पल के लिए हिचकिचाए और उसे याद दिलाया, राष्ट्रपति मो, यह समय बहुत कम है। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 स्टार रैंक मार्शल आर्टिस्ट ही इकट्ठा कर सकती हूँ, लेकिन 5 से ज्यादा पेशेवर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा करना ठीक रहेगा। ठीक है, मैं समझ गया। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। एक और समस्या है, उनमें से अधिकतर दक्षिण में स्थित एक्स शहर में हैं, इसलिए वे शायद इतनी जल्दी न पहुंच पाएं। बस यह सुनिश्चित कर लें कि वे कल दोपहर से पहले पहुंच जाएं। समझ गया, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मोवानहे चुपचाप बैठी रही और एक लंबी आह भरी। खाने की मेज पर दस्तावेजों का एक ढेर पड़ा था, जिसके सबसे ऊपर वू जियांगताओ का रिज्यूमे था। बचपन से लेकर विश्वविद्यालय तक उनका शैक्षणिक प्रदर्शन उत्कृष्ट नहीं था, और एम विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद उनकी पढ़ाई और भी औसत दर्जे की थी, वे शिक्षा के क्षेत्र में सफल नहीं हुए। हालांकि उनका परिवार एक छोटा सा मार्शल आर्ट स्कूल चलाता था, लेकिन इससे उन्हें पेशेवर मार्शल आर्टिस्ट बनने का रास्ता नहीं मिला, वे मार्शल आर्ट में सफल नहीं हुए। अभी अभी देखी गई जानकारी को याद करते हुए उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया, और उसका संकल्प और भी गहरा हो गया कि उसकी बेटी का भविष्य किसी भी कीमत पर ऐसे बिल्कुल साधारण लड़के के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। यूनलू गार्डन, बिल्डिंग 11, यूनिट 0903। खाना अभी भी गर्मागर्म था, रंग, सुगंध और स्वाद से भरपूर और हमेशा की तरह स्वादिष्ट। लेकिन इस बार, पहली बार, खाना बच गया। इससे पहले, वू जियांगताओ के बेहतरीन खाना पकाने के हुनर से प्रेरित होकर, ली शानशान और माओ वू की बदौलत, चेन जून की भूख भी बहुत अच्छी थी। वह बाजरे की दलिया के 2 छोटे कटोरे या सफेद चावल का एक कटोरा खा सकती थी, और कभी कुछ बचता नहीं था। लेकिन इस बार, मेज पर रखा खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, वह सबके दिलों में बसी उदासी और चिंता को दूर नहीं कर सका। रात के खाने के बाद, माओवू और ली शानशान ने एक दूसरे की ओर देखा और बड़ी मौन सहमति से उठकर चेन जून को एक तरफ ले गईं ताकि उसकी चिंताओं और दुख को दूर करने में उसकी मदद कर सकें। शाओ जून, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी माँ गुस्से में बोल रही थी। तुम अभी भी बच्चे को दूध पिला रही हो, इसलिए ज्यादा उदास मत हो, वरना दूध बच्चे के लिए अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही, कल जब आंटी मो आएंगी, तो दोनों बच्चों की खातिर, चाहे वो कितनी भी गुस्से में हो, वो जरूर बैठकर ठीक से बात करेंगी। ज्यादा चिंता मत करो। हम वे बैठक कक्ष में बातें कर रहे थे, जबकि वू जियांगताओ बड़ी लगन से बचे हुए खाने और बर्तनों को साफ कर रही थी। आज रात काफी खाना बच गया था। मांस और सब्जियों के व्यंजनों को अलग अलग प्लेटों में निकालकर खाने की मेज पर ठंडा होने के लिए रखा गया, फिर प्लास्टिक रैप में लपेटकर ठंडा होने पर फ्रिज के फ्रेश कीपिंग कंपार्टमेंट में रख दिया गया। पीछे मुड़कर उसने बर्तन और चॉपस्टिक धोकर रख दिए। तभी वू जियांगताओ ने अपना शेफ का एप्रन उतारा और बाहर चला गया। वसंत ऋतु में 100 फूल होते हैं, शरद ऋतु में चंद्रमा होता है। गर्मी में ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्दी में बर्फ गिरती है। यदि मन में कोई व्यर्थ की बातें न हो, तो फिर हर मौसम मनुष्य के लिए अच्छा समय होता है। अचानक उसका फोन बज उठा। वह चौंक कर उठा और जल्दी से जवाब दिया, जिसमें एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो उसने बहुत समय से नहीं सुनी थी। ताओ ताओ, बहुत दिनों बाद मिले। चाचा, अरे, तुम्हारे पापा ने मुझे बताया कि अब तुम्हारे एक बेटा और एक बेटी है। छी छी, तुम्हारा चाचा अभी भी कुंवारा है। वैसे, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही हैं? मैंने उन्हें फोन किया था और उन्होंने फोन काट दिया। ओह, वो व्यस्त है। ठीक है, उसे बाद में बता देना कि मैंने मामला सुलझा लिया है और कल दोपहर को अपॉइंटमेंट के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा। क्या, चाचा जी, आप वापस गांव आ गए? जी हाँ, मैं कल ही लौटा हूँ। आज मार्शल आर्ट स्कूल पहुंचते ही मुझे आपकी खुशखबरी सुनने को मिली। वू जियांगताओ, अध्याय 70, वे कहाँ हैं? वू जियांगताओ ने चाचा के आने की बात को दिल पर नहीं लिया। उसने चेन जून से इसका जिक्र तभी किया जब उसकी मां ने उसे दिलासा देना समाप्त कर दिया था। उस रात, सब थोड़े शांत थे और बात करने के मूड में नहीं थे। हालांकि वह खुश महसूस नहीं कर पा रही थी, फिर भी चेन जून ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की।
अपनी और अपनी माँ के बीच के मुद्दों के बारे में सोचने से बचते हुए, और इसके बजाय बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया। उनके सोते हुए मासूम चेहरों को देखकर उसे सुकून मिला। मियाओ मियाओ और डोडो 3 सप्ताह से अधिक समय से घर पर थे। वू जियांगताओ और चेन जून ने उनकी इतनी देखभाल की थी कि वे गोल-मटोल और गोरी त्वचा वाले हो गए थे। उनके छोटे हाथ और पैर मोटे हो गए थे, मानो उन्होंने छोटी-छोटी स्विमिंग रिंग पहनी हो। उनकी रात की नींद भी लंबी होने लगी। वे अब हर 2 घंटे में नहीं जागते थे। रात को लगभग 10 बजे खाना खाने और सो जाने के बाद वे अब आमतौर पर पूरी रात में केवल 2 बार जागते थे। कभी-कभार 1 बार और जाग जाते थे, और धीरे-धीरे उनकी नींद नियमित होती जा रही थी। अब ये दोनों नवोदित माता-पिता धीरे-धीरे माहौल के अनुकूल ढलने लगे थे और उनकी आदतें बन रही थीं। कई रातों तक जब बच्चे जागते थे तो चेन जून को बस नींद में करवट लेकर उन्हें खाना खिलाना होता था। वू जियांगताओ को जगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अनजाने में ही बच्चों के 1 महीने पूरे होने के जश्न में 1 सप्ताह से भी कम समय बचा था। दरअसल भले ही इस बार चेन जून की मां नहीं आ रही थी, फिर भी माओ वू ने अपने तरीके से फियून ग्रुप की चेयरवुमन से बच्चों के पूरे महीने के भोज के आयोजन के बारे में चर्चा करने की योजना बनाई थी। बेशक सबसे अहम मुद्दा उनके बेटे और चेन जून के भविष्य को लेकर था। असल में देखा जाए तो इस स्थिति तक पहुंचने में वू जियांगताओ का कोई खास हाथ नहीं था। बेशक अगर लंबा और थोड़ा आकर्षक होना अपराध माना जाता तो शायद वह अपनी बदकिस्मती का हकदार ही था। न तो अतिथि कक्ष में सो रही लीशान शान, न ही मुख्य शयन कक्ष के बिस्तर पर सो रहा चेन जून, और न ही लाउंज कुर्सी पर लेटा वू जियांगताओ चैन से सो पाए। आखिरकार चेन जून की मां कल दोपहर को आ रही थी। क्या उनके और परिवार के बीच का विवाद ठीक से सुलझ जाएगा? राष्ट्रपति मो के प्रभुत्व को देखने के बाद ये तीनों युवा अनिश्चित महसूस कर रहे थे, लेकिन माता वो कहीं अधिक शांत रहीं। रात गहरी होती गई। यह साधारण सी रात जल्दी ही बीत गई। सुबह की हल्की रोशनी में मो वानहे, जो रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी, जल्दी उठ गई। राष्ट्रपति कक्ष के फर्श से छत तक फैले पर्दों को हटाकर उसने देखा कि दक्षिणी तटीय शहर के ऊपर हल्की धुंध छाई हुई है। कुछ पल चुपचाप खड़े रहने के बाद पूरब से भोर की 10,000 किरणें आईं और हल्की धुंध को उड़ा ले गईं। यह कोहरा नहीं था, यह शहर की गर्मी के रात भर जमा होने के कारण हुआ था। राष्ट्रपति मो, आपका नाश्ता तैयार है। क्या आप इसे अभी अपने कमरे में मंगवाना चाहेंगे? सहायक ने वीचैट पर संदेश भेजा। जी कहिए। ठंडे पानी से नहाने के बाद मो वानहे ने तुरंत अपनी ऊर्जा वापस पा ली। इसके तुरंत बाद शियाओ हुआन एक डाइनिंग कार्ट को स्वीट के लिविंग रूम में ले आए और फिर बेडरूम में आकर मो वानहे का हल्का मेकअप करने लगी। भूख कम होने के बावजूद मो वानहे ने पौष्टिक नाश्ते का एक एक निवाला खा लिया। आज उसे अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को चरम पर बनाए रखना था। उनके अंगरक्षक शियाओ ये द्वारा बुलाए गए मार्शल आर्टिस्ट इतनी जल्दी नहीं आ रहे थे, लेकिन अध्यक्ष मो न तो अभिमानी थी और न ही अधीर। उन्होंने स्वीट के भीतर समूह कंपनी के विभिन्न कार्यों को संभालना शुरू कर दिया, जैसे अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना और परियोजनाओं को मंजूरी देना। हालांकि अध्यक्ष होने के नाते अब उन्हें विशिष्ट विवरणों की चिंता नहीं थी और वे केवल कंपनी की सामान्य दिशा को नियंत्रित करती थीं। फिर भी कई ऐसे काम थे जिन पर उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता थी। पलक झपकते ही समय 10 बज चुका था। शाओ हुआन, क्या राष्ट्रपति मो अभी भी व्यस्त हैं? ग्रीनलीफ, जो अब एक शानदार सूट पहने हुए था, लिविंग रूम में गया और वहां बैठे सहायक से पूछा, जो लगातार लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। राष्ट्रपति मो इस समय एक दूरस्थ बैठक में हैं। उन्हें मूल रूप से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना था, लेकिन यहाँ की स्थिति के कारण उन्होंने इसे दूरस्थ बैठक में बदल दिया। यह बैठक लगभग 11 बजे तक चल सकती है। ओह, ग्रीनलीफ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। तो राष्ट्रपति मो को सूचित कर दीजिए कि मैंने जिन्हें भी बुलाया था वे सब आ चुके हैं। अरे ठीक है। उसी समय बेहद फैशनेबल और आधुनिक शैली के कपड़े पहने एक युवक, जो लगभग 30 वर्ष का प्रतीत हो रहा था, एफ सिटी के हाई स्पीड रेल नॉर्थ स्टेशन से मुस्कुराते हुए बाहर निकला। उसके पीछे एक कम उम्र का युवक था जिसका चेहरा बेबसी से भरा हुआ था। छोटे चाचा, क्या यह सब जरूरी था? आप अभी अभी दक्षिण से लौटे हैं। घर पर ठीक से आराम करने के बजाय आप मेरी जिंदगी की अहम घटनाओं को लेकर क्यों परेशान हो रहे हैं? छोटा वाला स्वाभाविक रूप से युवेन हुआंग था। आगे चल रहा व्यक्ति, जो थोड़ा अधिक उम्र का लग रहा था, स्वाभाविक रूप से युवेन लॉन्ग था, जो अपनी पूरी दाढ़ी मुंडवाने के बाद तुरंत काफी छोटा दिखने लगा। हालांकि यह व्यक्ति पहले से ही 40 के दशक के मध्य में था, लेकिन अपनी युवा उपस्थिति और मार्शल दाव में सफलता प्राप्त करने के लाभों के कारण वह 30 के दशक के एक कुशल युवक की तरह दिखता था। इस तथ्य के साथ साथ कि उनकी आंखें और भौहें कुछ हद तक एक जैसी दिखती थीं, साथ खड़े होने पर वे चाचा भतीजे की बजाय 2 सगे भाइयों की तरह अधिक दिखते थे। छिपकर भागने का ख्याल छोड़ दो। ये मेरी बड़ी बहन, तुम्हारी चाची का निजी आदेश है कि चाहे तुम्हें बांधना ही पड़े, मुझे तुम्हें घसीटकर एफ सिटी ले जाना ही होगा, वो भी एक गुप्त मुलाकात के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें संभालना चाहती हूँ? युवेन हुआंग ने आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। लेकिन क्या तुम खुद अभी तक अविवाहित नहीं हो?
वाह, अब तो तुमने भी पलटकर जवाब देना सीख लिया। युवेन लॉन्ग खुशी से हंस पड़ा। बुरा नहीं, बुरा नहीं। बाद में, चाचा और भतीजे, हम अभ्यास करेंगे। मैं तुम्हारी मांसपेशियों और हड्डियों को अच्छी तरह से ढीला कर दूंगा ताकि तुम्हारा मार्शल दाव एक और स्तर आगे बढ़ सके। ओह, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? भतीजे को तुरंत बहुत बुरा लगा। मुझे लगता है यह बहुत जरूरी है। डॉट डॉट डॉट। दूसरी ओर, यूनलू गार्डन। सभी लोग सुबह जल्दी उठ गए, मानो उन्हें किसी दुर्जय शत्रु का सामना करना पड़ रहा हो। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था और वू जियांगताओ द्वारा स्वयं तैयार किया गया पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता भी बड़े चाव से खाया गया। सुबह 10 बजे के बाद वू जियांगताओ ने पहले दोनों बच्चों को नहलाया, जबकि चेन जून, अनाज भंडार खोलने, उन्हें खाना खिलाने के लिए जिम्मेदार था। दूध खत्म करने के बाद दोनों छोटे बच्चे तुरंत वापस नहीं सोए जैसे वे पहले सोए थे, बल्कि उन्हें धूप सेंकने के लिए बैठक कक्ष के बाहर बालकनी में धकेल दिया गया, जहां माँ वू ने उन्हें लगातार हंसाया। बच्चे को दूध पिलाने और थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद चेन जून को थोड़ी भूख लगी, लेकिन उसने देखा कि वू जियांगताओ अभी भी पास में दो बच्चों के साथ खेल रहा था और दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए उठने का उसका कोई इरादा नहीं था। चेन जून ने समय देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि दोपहर के 12:30 बज चुके थे। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जियांगताओ, क्या तुम अभी तक दोपहर का खाना नहीं बनाओगे? वो जियांगताओ चौंक गया। लेकिन, क्या तुम्हारी माँ जल्द ही आने वाली नहीं है? चिंता मत करो, इसे देखकर लगता है वह इतनी जल्दी यहाँ नहीं आएगी, उसने शांत भाव से कहा। वो जियांगताओ, माँ वो, लीशान शान, रुको, क्या तुम्हारी माँ ने कल फोन पर यह नहीं कहा था कि वह दोपहर से पहले जरूर पहुंच जाएगी और तुम्हें अपना सामान पैक करने के लिए कहा था? वो लहजा, वो आभा, माँ और बेटे ने इस बात को दिल पर ले लिया था, इसलिए वे फ्यूम ग्रुप के अध्यक्ष मो के आने का इंतजार करना चाहते थे, पहले मुद्दों को सुलझाना चाहते थे और फिर दोपहर का भोजन तैयार करना चाहते थे। उनके विचार में, इतने बड़े आयोजन के लिए राष्ट्रपति मो को दोपहर से पहले, या कम से कम 11 बजे से पहले अवश्य पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब लगभग 1 बज चुका था। वे कहाँ हैं? सौभाग्य से, चेन जून, जो अभी भी एकांतवास में थी, को हमेशा विशेष भोजन मिलता था। वो जियांगताओ ने उस सुबह मूली और कम वसा वाले मांस का दलिया तैयार कर दिया था और गर्म और स्वादिष्ट सोया दूध की एक बड़ी बोतल भी बना दी थी, ताकि वह भूखी न रहे। मैंने पिछले एक अध्याय में इसका कारण बताया था और अब मेरे पास इसे दोबारा बताने की हिम्मत नहीं है। इस संघर्ष और चरमोत्कर्ष को लिखते समय मैंने हजारों शब्द हटाए और संशोधित किए। इस कथानक को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अनिच्छा से कई पात्रों के नजरिए से कहानी लिखनी पड़ी। भूमिका थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, इसलिए कृपया धैर्य रखें। मेरे पास कोई भी ड्राफ्ट सहेजा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे विस्तृत रूपरेखा सावधानीपूर्वक तैयार करनी होगी। जो लोग कहते रहते हैं कि मैं कहानी को अनावश्यक बना रहा हूं या यह भाग खराब लिखा गया है, वे मेरी विस्तृत रूपरेखा तैयार करने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? इसे टिप्पणी अनुभाग में पोस्ट करें और मैं इसे हूबहू कॉपी कर लूंगा। बस दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर कहानी मजेदार लगी हो तो लाइक और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब के साथ थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां आपको सबसे पहले एपिसोड अपडेट्स मिलेंगी।